इस सेशन में हम लास्ट सेशन वाली डिस्कशन जो ई टैब्स के यूज़ के बारे में थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें कल जो लास्ट सेशन था उसमें हमने देख लिया था कि स्ट्रक्चर वाली साइड से जो प्राइमरी इनपुट स्टैटिक एनालिसिस में चाहिए होती है वो स्ट्रक्चर की ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स है। और अगर डायनामिक एनालिसिस करेंगे तो फिर ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स के साथ मास मैट्रिक्स और डैम्पिंग मैट्रिक्स भी इनपुट के तौर पे यूज होंगी। और इसी तरह अगर आपने स्टैटिक एनालिसिस करना है तो अप्लाइड लोडिंग जो है वो एक स्टैटिक फोर्सेस पर मुश्तमिल एफ वेक्टर होगा जो सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट करेगा और फिर एफ इज इक्वल टू के यू को सॉल्व करेगा। सो के और एफ हमारी साइड से गिवन होंगे यूजर की तरफ से, और सॉल्यूशन जो है एफ इज इक्वल टू के यू करके यू जो है सॉल्यूशन है जो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करेगा। उस यू से फिर लोकल लेवल पे एलिमेंट फोर्सेस फर्दर जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी। सो सबसे पहला इसका मतलब है जो अननोन है जो प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा वो स्ट्रक्चर की ग्लोबल यू वेक्टर है जो कैलकुलेट करेगा ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट्स, और फिर उनकी मदद से फर्दर लोकल एलिमेंट लेवल की फोर्सेस बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स एक्सियल फोर्सेस टॉर्शनल फोर्स स्ट्रेसेस सब चीजें इससे कैलकुलेट हो जाएंगी। अगर डायनामिक एनालिसिस करेंगे तो डायनामिक फोर्सेस पर मुश्तमिल एक एफ वेक्टर कैलकुलेट करेगा प्रोग्राम जिसकी हर एंट्री टाइम डिपेंडेंट फोर्स होगी, और उसके बाद वही जो फुल इक्वेशन है एम यू डॉट डॉट प्लस सी यू डॉट प्लस के यू इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। सो स्ट्रक्चर वाली साइड से जो इनपुट्स होंगी वो मैथ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स होंगी। लोडिंग वाली साइड से जो इनपुट होगी वो एफ वेक्टर होगा जो कि डायनामिक होगा डायनामिक एनालिसिस में, और जो प्राइमरी आउटपुट है डायनामिक एनालिसिस के नतीजे में वो यू वेक्टर होगा जिसकी हर एंट्री टाइम डिपेंडेंट होगी। अब इसका मतलब है कि किसी भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्रोग्राम को अगर आपने देखना है तो उसको यूं समझें कि जैसे ये के मैट्रिक्स अगर स्टैटिक एनालिसिस कर रहे हैं तो के मैट्रिक्स और एफ वेक्टर बनाने का आपको एक ऑटोमेटेड तरीका देगा, वो आपको एक ग्राफिक तरीका देगा जिसमें आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, बैक एंड पे के मैट्रिक्स बनती जाएगी। आप स्ट्रक्चर पे फोर्सेस अप्लाई करेंगे क्लिक करके या सेलेक्ट करके, और बैक एंड पे एफ वेक्टर बनता जाएगा, और जब आप रन पे क्लिक करेंगे तो एफ इज इक्वल टू के यू सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरह डायनामिक एनालिसिस में भी आप सोच सकते हैं, बस उसमें यह है कि दो एडिशनल जो टर्म्स हैं इक्वेशन में वो ऐड हो जाती हैं, एम यू डॉट डॉट ऐड हो जाती है और के यू सी यू डॉट ऐड हो जाती है। तो विच मीन्स कि आपको दो एडिशनल चीजें भी प्रोग्राम को बतानी है अगर डायनामिक एनालिसिस करना है, दो या तीन। एक तो ये कि प्रोग्राम को ये बताना है कि मैथ मैट्रिक्स कैसे बनाई जाए, फिर डैम्पिंग मैट्रिक्स के लिए जो इनपुट चाहिए वो देनी होती है, और तीसरी ये कि जो अप्लाइड फोर्सेस हैं वो अब डायनामिक शेप में होती हैं, वो स्टैटिक फोर्सेस की तरह अप्लाई नहीं करेंगे और वो डायनामिक यानी टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस डिफाइन करेंगे। या अगर अर्थक्वेक है तो ग्राउंड एक्सेलरेशन का फुल हिस्ट्री एज एन इनपुट ऐड करेंगे। तो ये एडिशनल तीन चार चीजें हैं जो डायनामिक एनालिसिस में अगर आप करेंगे तो आपको इनपुट के तौर पे देनी पड़ेंगी। अभी लेकिन सिर्फ स्टैटिक एनालिसिस की बात करते हैं, और उसमें भी अभी हम बड़े बेसिक लेवल पे थे लास्ट सेशन में, और वो उसमें हमने सिर्फ अभी यूं समझ लें कि मटेरियल प्रॉपर्टीज डिफाइन करना देखा था। लास्ट टाइम हमने जो के मैट्रिक्स है स्ट्रक्चर की ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स है इसकी मेन कंपोजिशन जो है वो देखी थी, और उसमें हमने देखा था कि तीन टाइप की प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। मटेरियल प्रॉपर्टीज जैसे कि इलास्टिक मॉडुलस पॉइसन रेशियो, इसी तरह उसके ऊपर क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं यानी क्रॉस सेक्शनल शेप और उसकी डायमेंशन जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होंगी, और तीसरी चीज के मेंबर लेंथ्स भी चाहिए होती हैं इस ग्लोबल के मैट्रिक्स में। हमें स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके प्रोग्राम को ये भी बताना है कि कौन सी बीम की लेंथ कितनी है, कौन से कॉलम की लेंथ कितनी है, कौन सी स्लैब की डायमेंशंस क्या है, थिकनेस क्या है, ये सब चीजें देनी होंगी। पहला लेवल था मटेरियल प्रॉपर्टीज डिफाइन करने का जो हमने लास्ट टाइम देख लिया। अब उससे आगे चलते हैं।
सबसे पहले मैं एक ऐसे ही डिफॉल्ट जो है वो मॉडल ओपन कर लूंगा, या ग्रिड लाइन सिर्फ जो डिफॉल्ट में वैल्यूज हैं वो ओपन कर लूंगा। लेकिन आपने जाहिर है कि ये ग्रिड लाइंस की स्पेसिंग और इनकी डायमेंशंस ऐसे देनी है कि इनकी तादाद सॉरी वो इस तरह देनी है कि वो आपका जो प्लान व्यू है उसके करीब करीब वाली स्पेसिंग आपने वो वाला सेम कॉन्फ़िगरेशन आप हासिल कर लें। जाहिर है कि पहली अटेम्प्ट में जब आपने इक्वल स्पेसिंग देनी है बोथ डायरेक्शंस में, यानी एक्स में एक स्पेसिंग वाई में एक स्पेसिंग, तो फिर आप एग्जैक्टली प्लान व्यू वाली लेआउट हासिल नहीं कर सकते ग्रिड लाइंस का। इसी तरह अगर आपकी वेरिएबल स्टोरी हाइट है तो भी आप ये कांस्टेंट हाइट से वो एग्जैक्टली हाइट जो है ग्रिड लाइंस की वो अचीव नहीं कर सकते। हम एक करीब करीब जो वैल्यूज हैं उनसे स्टार्ट करेंगे और बाद में फिर ये ग्रिड लाइंस मॉडिफाई कर लेंगे। अभी लेट्स से कि ये इन स्पेसिंग्स और इन नंबर ऑफ लाइंस के साथ मैं चलता हूँ। 4 स्टोरी लेट्स से बिल्डिंग है, और जब ये ग्रिड लाइंस आ जाएंगी तो उसके बाद इनको मॉडिफाई किया जा सकेगा। और जाहिर है ये आपको बार बार करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपको नई ग्रिड लाइंस की जरूरत पड़ सकती है, और किसी एग्जिस्टिंग ग्रिड लाइंस की स्पेसिंग को आपको मॉडिफाई करना पड़ सकता है। ये अगर राइट क्लिक करें इस एरिया पे प्लान व्यू में, ऐड मॉडिफाई ग्रिड्स में जाके आप जो प्राइमरी ग्रिड G1 है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये सारी जो स्पेसिंग हैं ये आपके अब हाथ में नई लाइन ऐड की जा सकती है ऐड पे क्लिक करके, एक्स में भी वाई में भी। एक्स और वाई प्लान जो है एक्सिस हैं, जेड एक्सिस जो है वो वर्टिकल एक्सिस है जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग वाला एक्सिस है। ये आपने ग्लोबल एक्सिस जेन में रखने हैं हमेशा। इसी तरह ये टॉप के ऊपर मॉडिफाई शो स्टोरी डेटा है, यहाँ से जाके आप नई स्टोरी ऐड कर सकते हैं, किसी एक स्टोरी की हाइट वेरी कर सकते हैं, अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये चीजें आपको बार बार करनी पड़ेंगी जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले आपने 2 काम करने हैं, और वो है मटेरियल डेफिनेशन और क्रॉस सेक्शन डेफिनेशन। फिर उसके बाद मेंबर डेफिनेशन पे आएंगे। मेंबर डेफिनेशन पे असल में आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट से हम डिफाइन में जाते हैं। मटेरियल हमने लास्ट टाइम देख लिया था। लेट से अज्यूम कि हमने अपने जितने भी किस्म के मटेरियल, जितने भी टाइप के कंक्रीट और जितने भी टाइप के स्टील यूज होने हैं वो डिफाइन करवा लिए। डिफाइन करवाने से मुराद उनकी बेसिक इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो 4 ही हैं वो हैं इलास्टिक मॉडुलस, पॉइजॉन्स रेशो, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और शियर मॉडुलस। और एक एडिशनल प्रॉपर्टी यूनिट वेट या यूनिट मास आपको देना पड़ता है, जिसकी मदद से प्रोग्राम असल में सेल्फ वेट कैलकुलेट करता है प्रोग्राम का, स्ट्रक्चर का। वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके बाद हम जाएंगे सेक्शन प्रॉपर्टीज में, और उसमें फ्रेम सेक्शन। जाहिर है कि सबसे पहला जो हमें काम करना है वो बीम और कॉलम के क्रॉस सेक्शन डिफाइन करने हैं। फिर उसके बाद स्लैब सेक्शंस, फिर अगर कोई शियर वॉल्स हैं तो वॉल सेक्शंस। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ बेसिक मिनिमम समझ लें कि मिनिमम जो क्या कहना चाहिए प्रॉपर्टीज हैं वो, या मिनिमम ऑप्शंस जो हैं वो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जो जरूरी तरीन ऑप्शंस हैं। डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज और फ्रेम सेक्शंस में जाके बीम और कॉलम के क्रॉस सेक्शन शेप्स, उनकी डायमेंशंस ये डिफाइन कर लेंगे। जितनी भी किस्म की बीम्स हैं, जितनी भी किस्म के कॉलम्स हैं हमारे स्ट्रक्चर में, और जितनी भी किस्म की शेप्स के हिसाब से। अगर मटेरियल जो है वो चेंज हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शनल शेप का, लेकिन डायमेंशन सेम है, फिर भी हम उसको एक नए क्रॉस सेक्शन के नाम से डिफाइन करेंगे, बिकॉज उसको जो मटेरियल असाइन करेंगे वो डिफरेंट होगा। अब हम लेट से यहां पे चलते हैं। यहां से हम सबसे पहले ऐड न्यू प्रॉपर्टी कर सकते हैं। ये कुछ डिफॉल्ट क्रॉस सेक्शंस पहले से डिफाइंड है, मोस्टली इनमें स्टील क्रॉस सेक्शंस हैं, ठीक है। और ये एक कंक्रीट बीम का क्रॉस सेक्शन और एक कंक्रीट कॉलम का क्रॉस सेक्शन भी डिफॉल्ट में डिफाइन हुए हैं। लेकिन हम अपना लेट से क्रॉस सेक्शन कोई नया डिफाइन करवाना है, मैं ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा। उसके बाद ये मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, और ये पूरी लिस्ट है उन क्रॉस सेक्शन शेप्स की जो अवेलेबल है। लेट से सबसे सिंपल रहते हैं, कंक्रीट रेक्टेंगुलर
ये वाला केस, या यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं कंक्रीट और रेक्टेंगुलर शेप। सो इनमें से किसी एक ऑप्शन को, इसको क्लिक कर लें या इसको कर लें, तो आपके पास एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको इस कंक्रीट रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस और रीइंफोर्समेंट और बाकी सब डिटेल देनी है। सो ये नया फॉर्म है। इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि इसमें आपने एक क्रॉस सेक्शन का नाम देना है। सो मैं इसको नाम देता हूं कंक्रीट, और आमतौर पे प्रैक्टिस ये है कि एक तो लेट से मैं सी से स्टार्ट करता हूं ताकि मुझे याद रहे बाद में कि ये कंक्रीट क्रॉस सेक्शन है, और फिर मैं आगे इसकी डायमेंशंस इसी में लिख देता हूं। लेट से मैं कहता हूं कि अगर ये अभी मैं यूएस कस्टमरी यूनिट्स में चल रहा हूं तो ये असल में इंचेस में मुझे डायमेंशंस देनी होंगी। ठीक है, सो मैं कहता हूं लेट से 30 बाय 30, 30x30 मैंने लिख दिया। सो अब मुझे पता चल गया कि ये कॉलम क्रॉस सेक्शन है। लेट से इसको मैं लेट से या नाम दे देता हूँ कॉन्क कॉल, ऐसे 30 बाय 30। सो कॉन्क्रीट कॉलम 30 बाय 30 क्रॉस सेक्शंस का, और आगे लेट से एक और भी मैं डैश डाल के लिख देता हूँ 4000 psi। ठीक है, सो ये मेरा, मैंने एक ऐसा नाम रख दिया जिसके नाम को देखने से ही मुझे इसकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। सो ये एक ऐसा क्रॉस सेक्शन है जो 4000 psi कंक्रीट का बना हुआ है, बिकॉज जब भी क्रॉस सेक्शन डिफाइन करेंगे उसको एक मटेरियल असाइन करेंगे। नाम के बाद पहली चीज जो करनी है कि अवेलेबल मटेरियल में से जो मटेरियल जिसका वो क्रॉस सेक्शन बना हुआ है प्राइमरीली, वो असाइन करना है। सो 4000 psi कंक्रीट का ये क्रॉस सेक्शन है जिसकी डायमेंशन 30 बाय 30 है, कंक्रीट कॉलम क्रॉस सेक्शन है। आप इसका अपना नॉमेनक्लेचर भी बना सकते हैं, मसलन C1 C2 C3 कॉलम्स को नाम दे दें और फिर उसके बाद उस हिसाब से क्रॉस सेक्शन डिफाइन कर लें। सो 30 इंच मैं इसकी डेप्थ दे रहा हूं और विड्थ भी मैं यहाँ 30 इंच दे रहा हूँ। जैसे ही मैं ये प्रॉपर्टीज डालूंगा तो ये शेप यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगी। सो मटेरियल असाइन कर दिया, बेसिक डायमेंशंस दे दी, सेक्शन की शेप पहले से ही कंक्रीट रेक्टेंगुलर डिफाइन हुई हुई है। ये दो तीन एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी मॉडिफायर्स, स्टिफनेस मॉडिफायर्स भी इनको कहते हैं। ये प्रॉपर्टी है कि इस क्रॉस सेक्शन की जो स्टिफनेस है 6 की 6 पॉसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो बाय डिफॉल्ट ये फुल स्टिफनेस इस्तेमाल हो रही है, यानी 1 मल्टीप्लायर। लेकिन डिफरेंट बिल्डिंग कोड्स क्रैक सेक्शन के इफेक्ट को अकाउंट करते हुए हमें बीम्स के लिए और कॉलम्स के लिए ये क्रैक स्टिफनेस मॉडिफायर भी देते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम के लिए कुछ बिल्डिंग कोड्स कहते हैं कि ये जो बेंडिंग डायरेक्शन है, दोनों जो बेंडिंग डायरेक्शंस बनती हैं उसमें स्टिफनेस को 0.7 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ताकि जो क्रैकिंग का इफेक्ट है उसकी वजह से हम कहते हैं कि लेट से 30% ऑफ द स्टिफनेस इन दैट पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम वो जाया हो गई है। कुछ जो है वो बीम के केस में मसलन 0.35 देते हैं प्राइमरी जो बेंडिंग एक्सिस होता है उसके। सो अगर आप इन 6 प्रॉपर्टीज को देखें तो ये 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कोरिस्पॉन्डिंग 6 क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं। मसलन जो एक्सियल डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्रॉस सेक्शन की, जो एक्सियल डायमेंशन है, ठीक है, जो आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन है इस क्रॉस सेक्शन के, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो प्रॉपर्टी है जो आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन है। 2 एक्सेस और 3 एक्सेस जो हैं ये किसी भी क्रॉस सेक्शन के ई टैब्स में लोकल एक्सेस होते हैं। 2 जो है वो ऐसे एक तरफ को, यानी अगर प्लान व्यू देखें क्रॉस सेक्शन का तो जो वर्टिकल एक्सिस है वो 2 है और जो हॉरिजॉन्टल है वो 3 है। तो एक 1 एक्सिस भी होता है जो असल में अभी हमारी तरफ है या इनटू द स्क्रीन डायरेक्शन में, जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम बन जाएगा। वो 1 एक्सिस है, वो अभी यहाँ शो नहीं हो रहा, लेकिन ये जो प्लस का निशान है ब्लू कलर का, ये असल में समझ लें कि ये वो 1 एक्सिस है जो इनटू द स्क्रीन या आउट ऑफ द स्क्रीन है। सो इसका मतलब है 1 एक्सिस में जो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी है, प्राइमरी क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एरिया हमेशा परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शन होता है। और जो 2 और 3 एक्सिस में प्रॉपर्टीज क्रॉस सेक्शन की इस्तेमाल हो रही हैं वो शेयर एरियाज हैं 2 और 3 डायमेंशंस में। फिर टॉर्शनल कांस्टेंट जो कि 1 एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, यानी एक्सियल एक्सिस
लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो इस कॉलम का होगा उसके अबाउट जो रोटेशन होगी वो टॉर्शनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, और जो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग है वो टॉर्शनल कांस्टेंट है। और इसी तरह जो 2 और 3 एक्सिस के अबाउट बेंडिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, उनमें जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है क्रॉस सेक्शन की वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट 2 या अबाउट 3 एक्सिस। तो डिफरेंट बिल्डिंग कोड्स हमें कहते हैं, लेट्स से कि कॉलम के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या स्टिफनेस है क्रॉस सेक्शन की वो 70% इस्तेमाल की जाए, या पॉइंट कुछ फैक्टर दे दिया जाता है जो क्रैक स्टिफनेस मॉडिफायर कहलाता है। यानी ये एज्यूम किया जाता है कि आरसी सेक्शन क्रैक होगा और उसकी जो स्टिफनेस है वो रिड्यूस होगी उसकी वजह से, और वो रिडक्शन का जो इफेक्ट है वो इस मॉडिफायर के जरिए अकाउंट किया जाता है। सो यूं आप ये 1 1 1 जो लिखे हुए इनको आप बीम और कॉलम के केस में तब्दील कर सकते हैं। बीम के केस में सिर्फ M3 को करेंगे जो प्राइमरी बेंडिंग एक्सिस बनता है। अगर ये बीम होती तो जो प्राइमरी बेंडिंग होनी थी वो एक्सिस 3 के अबाउट बेंड होनी थी अगेंस्ट वर्टिकल लोड अगर आप देखें। इसके अलावा आप मैस और वेट भी मॉडिफाई कर सकते हैं इस क्रॉस सेक्शन का अगर आप चाहें तो, लेकिन 1 का मतलब है इसका फुल मैस या फुल वेट इस्तेमाल हो कैलकुलेशंस में। सो अभी हम लेट से ये कॉलम है तो कॉलम के केस में इसको 0.7 रख देते हैं, बीम होता तो यहाँ 0.35 कर देते। सो इसको ओके कर देंगे। सो यूं आप ये एक मॉडिफायर्स की एक तो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये यूजर डिफाइंड है यानी हमने अपने मॉडिफायर दिए हुए हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो रीइंफोर्समेंट की है, यानी आप क्रॉस सेक्शन के अंदर जो एक्चुअल रीइंफोर्समेंट है या ट्रायल रीइंफोर्समेंट है डिजाइन से पहले वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बिल्डिंग की एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कर रहे हैं तो फिर तो आप एक्चुअल रीइंफोर्समेंट डालेंगे इसमें, और अगर आप नई बिल्डिंग का डिजाइन कर रहे हैं तो पहले एक ट्रायल रीइंफोर्समेंट डाल सकते हैं। तो जब मैं इस मॉडिफाई शो रीबार को क्लिक करता हूं तो ये एक और नया फॉर्म आ जाता है जो बड़ा डिटेल्ड फॉर्म है। इसमें आपने एक्चुअल रीइंफोर्समेंट का लेआउट वगैरह प्रोवाइड करना है, उस रीइंफोर्समेंट का मटेरियल प्रोवाइड करना है, उसकी स्पेसिंग सारा कुछ, और दोनों तरह की रीइंफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल स्टील भी और ट्रांसवर्स स्टील भी। पहले तो आपने इसकी डिजाइन टाइप सेलेक्ट करनी है इस क्रॉस सेक्शन की कि ये एज अ कॉलम डिजाइन किया जाए या एज अ बीम डिजाइन किया जाए। अभी हम लेट से इसको कॉलम डिक्लेयर किया हुआ है, कॉलम के लिए कर रहे हैं, तो अब ये पहली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे PM2M3 डिजाइन जो कि कॉलम है। PM2M3 का मतलब है कि एक्सियल फोर्स और दोनों डायरेक्शन जो 2 और 3 एक्सिस थे उनके अबाउट जो मोमेंट है उनके लिए डिजाइन किया जाए। तो कॉलम आपको पता है एक्सियल फोर्स और दोनों एक्सिस के अबाउट बेंडिंग के लिए डिजाइन किया जाता है। बीम फॉर उसके बरक्स एक्सियल फोर्स के लिए डिजाइन नहीं होती, और सिर्फ एक डायरेक्शन के अबाउट बेंडिंग के लिए बीम डिजाइन होती है। तो लिहाजा बीम डिजाइन के लिए ऑप्शन है M3 डिजाइन ओनली। M3 का मतलब है 3 एक्सिस के अबाउट जो बेंडिंग है, बेंडिंग मोमेंट, उसके लिए बीम इसको डिजाइन किया जाए। अगर ऐसा होगा तो ये बीम कहलाएगी। आप इस क्रॉस सेक्शन को 3D में जूम करें और फिर 3 एक्सिस के अबाउट बेंडिंग को जरा विजुलाइज करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वर्टिकल लोडिंग की वजह से जो प्राइमरी बेंडिंग होगी इस क्रॉस सेक्शन की वो 3 एक्सिस के अबाउट होगी। यानी आप एक थंब जो है अपना वो 3 एक्सिस के अबाउट करें या नेगेटिव 3 एक्सिस के अबाउट करें तो आपकी जो फिंगर्स का कर्ल है वो असल में बेंडिंग की डायरेक्शन बता रहा है। 2 एक्सिस के अबाउट जो बेंडिंग है उसके लिए बीम डिजाइन नहीं होगी, वो लेटरल बेंडिंग के लिए बीम डिजाइन नहीं होती, हमेशा वर्टिकल लोड के अगेंस्ट जो बेंडिंग होती है उसके लिए डिजाइन होती है। आपने पहले तो ये बताना है कि ये कॉलम है या बीम है, इसका डिजाइन टाइप क्या है। तो इसको लेट से अभी हम कॉलम कर देते हैं। जब मैं बीम करता हूं तो फॉर्म बड़ा सिंपल हो जाता है। बीम के केस में आपने सिंपल क्या प्रोवाइड करना है कि री बार का मटेरियल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल बार का भी जो स्टील के मटेरियल टाइप्स आपने री बार टाइप्स डिफाइन करवाए हुए हैं वो लिस्ट में आ जाएंगे, और कन्फाइनमेंट रीबार जो कि स्टरअप्स होंगी इस केस में उनका क्या मटेरियल है। अभी हमने सिर्फ एक ही रीबार मटेरियल डिफाइन करवाया हुआ है जो ये जिस नाम से है, तो लिहाजा वही लिस्ट में आ रहा है। फिर हमने कवर देना है कि टॉप बार्स का कवर क्या है, बॉटम बार्स का कवर क्या है, और जाहिर है कि आपको पता है कवर आपने प्रोवाइड करना है
जो मतलब रीबार की जो भी लेयर है या रीबार्स प्रोवाइड हुई है उनके सेंटर से लेके क्रॉस सेक्शन के एज तक का जो डिस्टेंस होगा वो कवर होगा। ठीक है, यानी ये अगर लेट से बॉटम रीबार्स हैं, ये 3 बार्स हैं बॉटम पे, तो इन तीनों का जो सेंट्रॉइड का लेवल होगा उस लेवल से लेके ये जो निचला एज है इस तक जो डिस्टेंस है वो कवर है। इंचेस में वो दे देंगे क्योंकि अभी मेरी इंच यूनिट्स चल रहे हैं। आप किसी भी स्टेज पे बाय द वे ये बॉटम पे जाके ना यूनिट्स वाले ऑप्शन में यूनिट को चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये फॉर्म अभी ओपन ना हुआ होता तो ये ऑप्शन लाइव होती, तो मैं यहाँ से ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फिर सारी इनपुट्स ऐसे यूनिट में देनी पड़ेंगी। लेकिन ये मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ड्यूरिंग द मॉडलिंग यूनिट्स को चेंज करें या बार बार चेंज करें। पहले से ही आप एक सोच लें कि आपके प्राइमरी यूनिट्स क्या होंगे और फिर पूरा मॉडल उन्हीं यूनिट्स में बनाएं, वरना ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि इनपुट कभी किसी यूनिट में दी जा रही है, कभी किसी यूनिट में। सो और आखिरी चीज जो आपने बीम के केस में देनी है वो रीबार्स देना है। उसका एरिया ऑफ स्टील बेसिकली देना है, टॉप का भी बॉटम का भी, एक एंड का भी और दूसरे एंड का भी। तो बेसिकली 4 एरिया ऑफ रीबार्स देने हैं आपने इंच स्क्वायर में। तो इसका मतलब है बीम के केस में आप एक्चुअल रीइंफोर्समेंट लेआउट नहीं देते। अगर आपने देना है तो आप डायरेक्टली जो है वो एरिया ऑफ स्टील भी दे सकते हैं, टॉप और बॉटम का भी, और एंड आई एंड जे का मतलब है स्टार्टिंग एंड और जो जो दूसरा एंड होगा। सो असल में जब भी आप बीम ड्रॉ करेंगे तो जिस नुक्ते पे पहले क्लिक करेंगे वो आई एंड के बन जाएगा, और जहां पे दूसरा पॉइंट होगा जहां पे उसको टर्मिनेट करेंगे वो उसका जे एंड बन जाएगा। सो अगर ये चीज ये खाली छोड़ देते हैं तो फिर सॉफ्टवेयर खुद ही बीम की रीइंफोर्समेंट डिजाइन करेगा और वो प्रोवाइड करेगा, अगर आप डिजाइन भी रन करें तो। पहले नंबर पे आप एनालिसिस रन करते हैं जिसमें रिस्पॉन्सेज कैलकुलेट होते हैं, फिर उन रिस्पॉन्सेज की मदद से डिजाइन आगे फर्दर रन करना पड़ता है दोबारा से। अगर वो रन करेंगे तो आपको ये रीबार्स एक्चुअली सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके भी दे देगा बेस्ड ऑन दी बेंडिंग मोमेंट्स या M3 वैल्यूज जो प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा अंडर अप्लाइड लोडिंग। अभी हम लेट से इसको कॉलम डिक्लेयर करते हैं और फिर कॉलम के केस में डिटेल्ड लेआउट आपको देना पड़ेगा दोनों डायरेक्शंस की। आपको ऐसा नहीं है कि बस टोटल एरिया दे दें और वही काफी है, आपको दोनों डायरेक्शंस की 3 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन में जो भी आपकी रीबार की तादाद है, रीबार का डाया है, वो सब देना पड़ेगा। सो पहले तो वही रीबार मटेरियल, ठीक है, दोनों लॉन्गिट्यूडनल स्टील और कन्फाइनमेंट स्टील या इस केस में टाइज हो जाएंगी, वो उनका आपको देना पड़ेगा जो है वो मटेरियल। फिर रीइंफोर्समेंट कॉन्फ़िगरेशन रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर है। ये हमारा जो है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो इसकी जाहिर है कि रीबार जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी रेक्टेंगुलर शेप की होगी। आपकी कन्फाइनमेंट बार्स इसमें टाइज होंगी। सो इस केस में एक ये एडिशनल ऑप्शन है कि आपने इस कॉलम को इसकी रीइंफोर्समेंट को सिर्फ चेक करना है जो आप नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये इनफ है या नहीं, या आप सॉफ्टवेयर को ये भी इख्तियार दे रहे हैं कि इसको मॉडिफाई करके जो एक्चुअल डिजाइन से रीइंफोर्समेंट बनती है वो कैलकुलेट करके बताएं। अगर आप इस फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं और आप डिजाइन रन करते हैं बाद में, तो प्रोग्राम सिर्फ ये देखेगा कि ये जो आप रीइंफोर्समेंट दी गई है नीचे ये काफी है या नहीं काफी इस अप्लाइड लोडिंग के अगेंस्ट। और अगर आप ये टू बी डिजाइन की ऑप्शन को क्लिक करते हैं, इस केस में प्रोग्राम सिर्फ इस केस में प्रोग्राम नई रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करेगा जो कि इससे डिफरेंट हो सकती है, जो अप्लाइड लोडिंग के अगेंस्ट चाहिए होगी। सो जो भी आप चाह रहे हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर टू बी चेक्ड करेंगे तो प्रोग्राम आपको रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करके नहीं बताएगा, बस सिर्फ ये एंड रिजल्ट ये बताएगा कि ये रीइंफोर्समेंट ओके है या नॉट ओके है। सो लेट्स से अभी टू बी डिजाइन पे ही कर लेते हैं। अभी चूंकि हमारा मकसद डिजाइन रन करना नहीं है, अभी हम पहले एनालिसिस रन करेंगे और फिर ये डिटेल सारी आपने फिल करनी है। क्लियर कवर फॉर कन्फाइनमेंट बार्स, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन 3 डायरेक्शन एंड देन इन 2 डायरेक्शन। सो अभी 3 डायरेक्शन में 3 बार्स हैं। अगर आप देखें 3 डायरेक्शन ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसमें 1 2 3
सो अभी इसको लेट से हम 5 कर देते हैं अगर, ठीक है। सो ये अब एक डायरेक्शन में भी 5 हो गई, दूसरी डायरेक्शन में भी 5 हो गई, तो 1 2 3 4 5। जब ओके करेंगे तो ये इफेक्ट यहाँ पे बल्कि नजर भी आ जाएगा फिगर में। लॉन्गिट्यूडनल बार का एरिया और उनका साइज, उसका डाया यानी आपने बताना है। और कॉर्नर बार, जो ये कॉर्नर बार्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल में ही, जो कॉर्नर बार्स होती हैं, कई दफा ये दरमियान वाली बार से एरिया इनका ज्यादा होता है, तो उस सूरत में आप वो बाकी बार से कॉर्नर बार के डाया को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। सो अगर आपकी कॉर्नर बार का डाया जो है वो डिफरेंट है बाकी बीच की सारी लॉन्गिट्यूडनल बार से, तो यहाँ पे कॉर्नर बार का अलग से डाया और उसका एरिया दे दें। फिर कन्फाइनमेंट बार्स हैं, वही चीजें, यानी उसका साइज क्या है, एरिया कितना है बार का। और फिर अब ये देखें अलोंग वन एक्सिस, क्योंकि देखें जो स्टरअप्स होंगी वो अलोंग वन एक्सिस वो रिंग्स चल रहे होंगे ना, वन एक्सिस अब वही है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी इन टू द पेपर और आउट ऑफ द पेपर जो डायरेक्शन। तो इसमें भी जो अलोंग वन एक्सिस जो उसकी स्पेसिंग है 6 इंच का मतलब है हर 6 इंच के बाद टाइज जो है वो इस कॉलम के अंदर लगी हुई है। नंबर ऑफ कन्फाइनमेंट बार्स इन 3 डायरेक्शन और 2 डायरेक्शन। अगर लेट से मैं सिर्फ एक ही यू रिंग जो है वो इस सारे को कर देता हूं, इस सारे के गिर्द एक ही सिर्फ रिंग जो है वो मैं दे देता हूं, तो जो 2 डायरेक्शन में बार्स होंगी वो 2 बार्स होंगी, और 3 डायरेक्शन में भी जो बार्स होंगी वो 2 होंगी, ठीक है। सो अगर ये बात अच्छी तरह समझ लें, अगर मैं लेट से सारे को एक एनवेलप कर देता हूं एक ही टाई से, तो 3 और 2 डायरेक्शंस में जो अलग अलग बार्स हैं उनकी तादाद 2 हो जाएगी। और अगर लेट से आपके पास ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन है, कई दफा ऐसा भी होता है कि आप एक दफा लेट से सारे को एनसर्कल कर देते हैं टाई से, और बीच में फिर एक दफा एक बार जो है वो ऐसे हुक उसको दे देते हैं, या दूसरी डायरेक्शन में ऐसे हुक दे देते हैं। तो उस सूरत में आपने बस गिनना है कि कितनी जो बार जो हैं या उनकी जो लेग्स हैं वो 3 डायरेक्शन में और कितनी 2 डायरेक्शन में, वो तादाद यहाँ देनी है, उससे ये अमाउंट ऑफ जो ट्रांसफर स्टील है वो कैलकुलेट करेगा। सो अभी अगर लेट से ये एक ही रिंग मैंने दिया होता है इस सारे के गिर, तो ये 2 और 2 होना चाहिए था, ठीक है। 3 और 3 का ये मतलब है कि एक रिंग पूरा दिया है और फिर बीच में एक सिंगल बार ऐसे जा रही है जो कि इन दो के साथ हुक हुई है, और फिर दूसरी डायरेक्शन में भी एक सिंगल बार जा रही है, उस सूरत में दोनों डायरेक्शन में 3 और 3 हो जाता। सो इस फॉर्म को डिटेल से समझना जरूरी है कि इसमें राइट इनपुट कैसे देनी है। सो आपने हर टाइप के कॉलम के लिए ये जो है ये फॉर्म फिल करना है। लेकिन अगर देखें रीइंफोर्समेंट टू बी डिजाइन की ऑप्शन आप चेक कर रहे हैं ना, फिर तो ये वैल्यूज आप जो दे रहे हैं इनका कोई फायदा नहीं है। अगर ये चेक कर रहे हैं तो फिर ये बड़ा केयरफुली एक्चुअल रीइंफोर्समेंट जिसको आप चेक करना चाहते हैं, बिकॉज वही फिर आपकी डिजाइन रीइंफोर्समेंट हो जाएगी ना अगर वो चेक ओके हो जाता है तो। सो लिहाजा फिर उस सूरत में इस फॉर्म में बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर रीइंफोर्समेंट टू बी डिजाइंड है, आप शुरू में सिर्फ एनालिसिस रन कर रहे हैं या प्रोग्राम को खुद रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करने देना चाहते हैं डिजाइन के नतीजे में, उस सूरत में बेशक इस फॉर्म को फिल ना करें। आम प्रैक्टिस ये है कि चूंकि एनालिसिस में सिर्फ क्रॉस सेक्शन साइज इस्तेमाल हो रहा होता है और डिजाइन बाद में अलग से मैनुअली किया जाता है या वो अलग प्रोसेस के तौर पे किया जाता है, उस सूरत में फिर इस फॉर्म को डिफॉल्ट वैल्यूज ही रख के चला दिया जाता है, बस ऑप्शन को रिइंफोर्समेंट टू बी डिजाइन कर दिया जाता है। सो इसको ओके करेंगे तो अब ये देखें मैंने जो भी रीबार्स दी है वो अपडेट हो गई है अब इस शेप में, 5 एक तरफ 5 दूसरी तरफ। ये लास्ट जो ऑप्शन है इससे ऑटोमेटिकली जो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज इस डायमेंशन से बनेंगी वो शो हो रही है यहाँ पे, और ये बड़ी लॉन्ग डिटेल है। फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शनल एरिया, शेयर एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 और 3 में, सेक्शन मॉडुलस, फिर रेडियस ऑफ जायरेशन, प्लास्टिक सेंटर, टॉर्शनल कांस्टेंट या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, ये सारी वैल्यूज हैं जो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज की पूरी लिस्ट है जो इन 2 डायमेंशन से सिर्फ कैलकुलेट हुई है।
तो ये आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुई हैं और ये एनालिसिस में अगर इनकी जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल होंगी। सो ये अभी हमने क्रॉस सेक्शन की मिनिमम जो चीजें हमने लाजमी डिफाइन करवानी है ये डिफाइन की है। 30 by 30 का एक कॉलम क्रॉस सेक्शन, और इसको ओके कर देंगे। सो लास्ट एक जो चीज जेन में रखनी है वो ये है कि देखें, मटेरियल पहले डिफाइन किया था, फिर उस मटेरियल को कॉल किया हमने क्रॉस सेक्शन के अंदर। ठीक है, सो ये अगर मैं इसको मॉडिफाई करके दोबारा से दिखाऊं, मॉडिफाई करेंगे तो ये वही फॉर्म दोबारा ओपन हो जाएगा। तो देखें ये 4000 psi कॉल हुआ है इस क्रॉस सेक्शन के अंदर, और जब मेंबर ड्रॉ करेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन कॉल करेंगे। तो जब मैं मेंबर ड्रॉ करने लगूंगा तो मैं पहले सेलेक्ट करूंगा कि ये कंक्रीट कॉलम 30 by 30 4000 psi सेलेक्ट कर लें, फिर आप ड्रॉ करेंगे तो प्रोग्राम आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि ये वाला क्रॉस सेक्शन है इस मेंबर का, और इस क्रॉस सेक्शन में पहले से ही मटेरियल कॉल हुआ है तो प्रोग्राम को मटेरियल भी पता चल जाएगा। इसी तरह बीम के जितने भी टाइप के क्रॉस सेक्शन है वो डिफाइन कर लेंगे। ऐड न्यू प्रॉपर्टी करते हैं, लेट्स से रेक्टेंगुलर ही करते हैं, और फिर इसके बाद इसका भी मटेरियल टाइप और लेट्स से कंक्रीट कॉन्क बीम, और इसका रख देते हैं हम नाम 36 by 24 by 36 जो पहले से वैल्यूज हैं, और ये भी लेट से 4000 psi का है, 4000 psi। सो 4000 सेलेक्ट कर लिया, 36 24 डायमेंशन है, रेक्टेंगुलर है, मॉडिफायर लेट से 0.35 है। अब ये जो आप बिल्डिंग कोड फॉलो कर रहे होंगे उसका नंबर पुट करेंगे। ठीक है, सो हर बिल्डिंग कोड का ये डिफरेंट नंबर है। इसके लिए आपको उस हर बिल्डिंग कोड में एक टेबल अवेलेबल होता है जो आपको ये फैक्टर देता है। क्रैक स्टिफनेस मॉडिफायर बोलते हैं इसको, और रीबार में इसको बीम कह देंगे, और बस मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे, कवर देख लेंगे, और इनको लेट से खाली छोड़ देते हैं हम, खुद ही डिजाइन करेगा प्रोग्राम, और ओके कर देते हैं। सो ये अब एक कंक्रीट बीम सेलेक्ट ये डिफाइन हो गई है। सो फ्रेम सेक्शंस जो हैं वो आप इस डिफाइन फ्रेम सेक्शंस में जाके ये डिफाइन कर लेंगे। सो अभी ये जो दो हाईलाइटेड ये वाला और ये वाला क्रॉस सेक्शन है ये आपने डिफाइन किया। और फिर इसके बाद एक चीज और भी है इसमें, वैसे तो इसमें बहुत सी बातें और बताई जा सकती हैं, बट अभी मैं मिनिमम तरीन जो ऑप्शंस हैं वो बताता जा रहा हूं। अगर मैं ऐड न्यू प्रॉपर्टी में जाऊं और लेट से मेरे पास जो क्रॉस सेक्शन शेप है रियल स्ट्रक्चर के अंदर, वो इनमें से किसी शेप में पूरी नहीं उतर रही है जो भी टेम्पलेट्स अवेलेबल है, तो इसके लिए एक ऑप्शन है सेक्शन डिजाइनर, SD सेक्शन, या आप ये यहां पर भी ऑप्शन है सेक्शन डिजाइनर की ऑप्शन। इसके अलावा भी इसमें बहुत सी और ऑप्शन हैं। स्टील के डिफरेंट शेप्स हैं, स्टील के कंपोजिट हैं, यानी जिसमें स्टील और कंक्रीट मिलके कोई जनरल शेप, फिर आप एक शेप सिलेक्ट नहीं करना चाहते, पूरी एक लिस्ट लेट से स्टील के केस में आप देना चाहते हैं और प्रोग्राम खुद उसमें से ऑप्टिमम सिलेक्ट करे जो डिजाइन का रिजल्ट होगा। फिर ऐसी शेप जो अलोंग द लेंथ जिसकी डायमेंशन तब्दील हो रही है, जिसको नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन कहते हैं। और ये इसकी सिर्फ मैं बात करूंगा अभी डिटेल से, या सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, बाद में फिर इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा। सेक्शन डिजाइनर एक बिल्ट इन छोटा सा प्रोग्राम है अलग से, जो आपको इजाजत देता है कि आप अपनी मर्जी की शेप इसमें डिफाइन कर सकें, अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकें शेप को। सेक्शन डिजाइनर में जाएंगे और फिर उसी तरह का फॉर्म है, उसका कोई नाम दे देंगे, क्रॉस सेक्शन का मटेरियल दे देंगे, लेकिन अब बजाय के डायमेंशंस देने के अब आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रही है सेक्शन डिजाइनर की। तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको एक नया वो ओपन हो जाएगा फॉर्म। ये पहले एक अलग से प्रोग्राम भी था लेकिन अभी ये इसके अंदर ही बिल्ट इन है। ये जो छोटा सा अलग से कैनवस आ गया, ये अब आपको अलाउ करता है कि आप अपनी मर्जी की कोई भी शेप ड्रॉ कर सकें, उसके अपने अंदर अपनी मर्जी की स्टील की रीबार्स दे सकें, कंपोजिट बना सकें, कुछ भी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। और वो जो भी प्रोग्राम है वो उसकी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करेगा उस क्रॉस सेक्शन की, और वो आपके बीम या कॉलम या किसी भी मेंबर को असाइन किया जा सकता है।
सो अगर लेट से मैं एक शेप, ये देखें डिफरेंट ऑप्शंस हैं डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करने की, तो मैं एक शेप लेट से यूं ड्रॉ कर देता हूं। ये लेट से मैंने ड्रॉ किया। ये आप सारी ऑप्शंस खुद ही एक्सप्लोर कीजिएगा बाद में ड्रॉ करने की भी। फिर इसके अंदर मैं अपनी मर्जी की रीबार्स दे सकता हूँ। इसके अंदर स्ट्रक्चरल स्टील का क्रॉस सेक्शन लेट से ड्रॉ कर सकता हूँ। लेट से ये ड्रॉ के अंदर जाके स्टील में जाके मैं लेट से ये एंगल सेक्शन है जो इधर बना देता हूँ। तो ये कंपोजिट सेक्शन बन गया इस शेप का। फिर इसमें अगर ये आरसी का है तो री बार मुख्तलिफ जगहों पे अपनी मर्जी की डाल सकता हूँ। वो भी यहाँ ड्रॉ में जाके री बार में जाके मुख्तलिफ, सिंगल बार का मतलब है जिधर क्लिक करूंगा वहां बार लग जाएगी। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है, बिल्ट इन प्रोग्राम है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी मर्जी की शक्ल बना लें। सो आप देखेंगे कि रियल स्ट्रक्चर्स के अंदर कई दफा ट्रायंगुलर कॉलम होंगे, कई दफा ट्रेपिजॉइडल शेप के कॉलम हो सकते हैं। सो मुख्तलिफ शेप्स होंगी जो आपको टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है, फिर उस सूरत में आपको ये सेक्शन डिजाइनर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप ओके करेंगे तो ये जो भी शेप है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये प्रोग्राम यहाँ सेक्शन प्रॉपर्टीज में कैलकुलेट कर लेगा और इसको जो नाम देंगे उस नाम से ये सेव हो जाएगा। और फिर आप जब ड्रॉ करेंगे तो यही एग्जैक्टली शेप वहां पे कॉलम की या बीम की ड्रॉ हो जाएगी। और आप इसको उसी तरह मॉडिफायर भी दे सकते हैं। बाकी काम वही है सब कुछ। उसी तरह बताएं कि ये कंक्रीट कॉलम है, रीइंफोर्समेंट टू बी चेक्ड है या टू बी डिजाइंड है या कंपोजिट कॉलम है। तो ये आपको कुछ ऑप्शन देनी पड़ेंगी, बाकी शेप आप यहाँ पे जाके ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट से अभी हमने एक बीम और एक कॉलम की, रेक्टेंगुलर बीम है रेक्टेंगुलर कॉलम है, ये ड्रॉ कर लिया। इसको ओके करते हैं और लेट से कि यही बस दो साइजेस हैं हमारे। आपके जितने भी टाइप के साइजेस हैं, जितने भी टाइप के साइजेस और मटेरियल के कॉम्बिनेशन है वो सब एक अलग क्रॉस सेक्शन डिफाइन हो जाएंगे। उसके बाद स्लैब्स के क्रॉस सेक्शन डिफाइन करते हैं। उसमें जाएंगे आप उसी सेक्शन प्रॉपर्टीज में और फिर स्लैब सेक्शंस में। पहले से एक स्लैब वन नाम की सेक्शन डिफाइन हुआ है, हम ऐड न्यू प्रॉपर्टी लेट से कर लेते हैं। उसको नाम दे देते हैं स्लैब 6 इंच थिक, 6 इंच लेट से। मटेरियल देंगे इस क्रॉस सेक्शन को। और स्लैब के केस में चूंकि हम दोनों डायमेंशन ड्रॉ करेंगे, लेंथ और विड्थ, तो वो ड्रॉ करने से उसकी बाकी दो डायमेंशन आ जाएंगी, हमने सिर्फ थिकनेस देनी है। सो लेट से इसको 6 इंच कर देते हैं। मॉडलिंग टाइप में आपने स्लैब के केस में शेल थिन सेलेक्ट करना। ये फाइनाइट एलिमेंट की एरिया एलिमेंट्स जो हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आमतौर पे स्लैब्स के लिए, शियर वॉल्स के लिए शेल थिन इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर फुटिंग वगैरह होंगी जो बड़ी थिक होती हैं उसके लिए शेल थिक यूज होगा। और कुछ स्पेशल किस्म की मॉडलिंग के लिए मेम्ब्रेन और लेयर्ड भी यूज होगा, बट अभी इसमें नहीं जाते। सिर्फ शेल थिन आप याद रखें कि यह आपने स्लैब्स के लिए यूज करना है। इसके अलावा जो इसकी टाइप है वो स्लैब भी हो सकती है, फिर ऐसी स्लैब जो ड्रॉप पैनल्स के साथ हो, फिर और भी ये टाइप्स हैं रिब्ड, वेफल, स्टिफ। लेकिन अभी हम सिर्फ सादी स्लैब जो कि कांस्टेंट थिकनेस की स्लैब है 6 इंच की, वो सेलेक्ट करेंगे। सो इसको ओके कर देंगे तो यूं एक स्लैब 6 इंच के नाम से क्रॉस सेक्शन भी आ गया। और लेट्स से कि यही बस हमारी सारी स्लैब्स का एक ही क्रॉस सेक्शन है। सिंपल रखते हुए आगे चलेंगे। डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज। और अगर आपके में स्ट्रक्चर में कोई शियर वॉल्स हैं, रीइंफोर्स कंक्रीट की वॉल्स हैं, तो वो आप फिर वॉल सेक्शंस में डिफाइन करेंगे। उसमें भी ऐड न्यू प्रॉपर्टी कर लें या जो पहले से डिफॉल्ट है उसको मॉडिफाई कर लें। सो वॉल, इसको भी लेट से वॉल की जो विड्थ है वो 8 इंच है, थिकनेस जो है, तो वॉल 8 इंच के नाम से इसको डिफाइन कर लेते हैं। और प्रॉपर्टी टाइप स्पेसिफाइड, वॉल मटेरियल 4000 psi लेट से, मॉडलिंग टाइप शेल थिन। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये थिकनेस ही है, ये 8 इंच कर दें इसको और इसको ओके कर दें और ओके कर दें। सो अभी आपने बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स और शियर वॉल्स, इन चार एलिमेंट्स के क्रॉस सेक्शन डिफाइन करने देखे। तो आप ये तो मैंने तो एक एक किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बट आपके स्ट्रक्चर में जितने किस्म के बीम्स, कॉलम, स्लैब और शियर वॉल्स थिकनेसेस हैं वो सब डिफाइन हो जाएंगे। सो अभी हमने कंप्लीट कर लिया क्रॉस सेक्शनल डेफिनेशन, मटेरियल, फिर क्रॉस सेक्शन, और अब अगला स्टेप है मेंबर।
ठीक है, मेंबर यानी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना। तो उसके लिए आप जरा डिफाइन से निकल आएंगे, वैसे तो मैं बाद में और भी ऑप्शंस बताऊंगा, बट ड्रॉ में चले जाएंगे। ड्रॉ में ये बहुत सारे ड्राइंग टूल्स अवेलेबल हैं, आप इनको खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो ज्यादा कन्वीनियंट है वो ये टूल बार जो बाहर ही अवेलेबल है वो यूज किया जा सकता है। सो इसमें असल में देखा जाए तो दो ही तरह की ऑप्शंस हैं, ये सारी ऑप्शंस असल में दो ही ऑप्शंस हैं। लाइन एलिमेंट कैसे ड्रॉ किया जाए यानी बीम और कॉलम, और एरिया एलिमेंट कैसे ड्रॉ किया जाए यानी स्लैब या शीयर वॉल। सो ये दो ऑप्शन मुख्तलिफ शक्लों में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल ये पहला तो ये सिलेक्शन के टूल्स हैं, उसके बाद ये जो थर्ड ऑप्शन अभी हाईलाइट हो रही है ये है ड्रॉ बीम स्लैश कॉलम स्लैश ब्रेस, और ब्रैकेट में आगे हर ऑप्शन के आगे वो व्यू भी लिखा हुआ है जिस व्यू में ये ऑप्शन काम करेगी। तो अभी ये प्लान व्यू में भी करेगी, एलिवेशन में भी, और 3D व्यू में भी करेगी। ठीक है, यानी ये तीनों व्यूज में ये ऑप्शन काम करेगी। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो अब मैं बीम और कॉलम ड्रॉ कर सकता हूं। तो अब देखें मेरे कर्सर का जो वो है वो चेंज हो गया उसका कर्सर, लेकिन इससे पहले कि मैं कहीं पे क्लिक करके बीम या कॉलम ड्रॉ करूं, मुझे यहाँ पे पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सेलेक्ट करना है। एक तो टाइप ऑफ लाइन तो ठीक है, फ्रेम यानी बीम या कॉलम। प्रॉपर्टी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी में मैंने सेलेक्ट करना है जो मैंने अपने बीम या कॉलम जो है वो डिफाइन किए हुए हैं। तो ये वो पूरी लिस्ट अवेलेबल है जो पहले से डिफाइंड इसमें थे, इसमें मेरे नए वाले भी होंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें कंक्रीट बीम 24 बाय 36 4000 psi, ये मैंने बीम सेलेक्ट कर ली। सो ये जब मैंने कर ली तो अब मैं जब ड्रॉ करूंगा तो उसको ये क्रॉस सेक्शन असाइन होगा। ठीक है, सो अभी हम इसमें यहां पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी लेट से मैं चलें एस्केप करता हूं पहले, इसकी इसी फॉर्म में बाकी चीजें भी क्विकली दिखा देता हूं आपको। मोमेंट रिलीजेस का मतलब है कि आपने दोनों जो एंड्स हैं वो पिन एंडेड तो नहीं रखने कहीं पे। अगर दोनों एंड पे पिन ज्वाइंट रखना है बीम के तो फिर इसको पिन कर देंगे, वरना इसको कॉन्टिन्यूस ही रखेंगे। और फिर अगर आप चाहते हैं कि जहां पर आप क्लिक करें एग्जैक्टली वहां से बीम शुरू ना हो बल्कि किसी ऑफसेट से हो तो वो ऑफसेट भी दे सकते हैं। जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन हो या और भी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं, कर्व्ड लाइन, मल्टीलीनियर, आर्क, ये सारी ऑप्शंस हैं। तो ये आप खुद एक्सप्लोर करें कि अगर आपने कर्व बीम लगानी है या कोई और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हासिल करनी है तो यही ड्राइंग टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे आपने वो हासिल करनी है। सो इसके अलावा आप कंट्रोल टाइप जो है ड्राइंग का वो कुछ भी रख सकते हैं, स्पेस बार अभी रखी हुई है। सो अगर मैं यहाँ एक जगह पे क्लिक करूंगा तो बीम ड्रॉ करनी स्टार्ट हो जाएगी एक ग्रिड लाइन के कोने से। और अभी जो डिफॉल्ट में ड्राइंग में ना अगर स्नैपिंग टूल देखें तो ये वाली चीज सेलेक्ट हुई हुई है। ये 4-5 ऑप्शन जो है ये स्नैप के लिए हैं। ठीक है, सो अभी स्नैप टू ग्रिड इंटरसेक्शंस वाली ऑप्शन सेलेक्ट हुई है। तो जैसे ही आप ये लाइन पे क्लिक करेंगे और अपना क्रॉस सेक्शन डिफाइन यहां से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट में से, तो ये खुद ही स्नैप हो जाएगी जो कि ग्रिड लाइंस का क्रॉस सेक्शन होगा, वहां पे रेड कलर का वो आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहां क्लिक किया तो मेरी ये बीम आप देखें ड्रॉ होनी स्टार्ट हो गई है। अब मैं जब दूसरे एंड पे क्लिक करूंगा तो वहां बीम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो मैंने ये जैसे ही वहां पे एंड किया वहां पर ये कंप्लीट हो गई है, और लेकिन अब उस पॉइंट से एक नई बीम स्टार्ट हो गई है। 3D व्यू में भी अगर आप देखें यहाँ पे तो ये एक बीम बन गई है नई। सो अब अगर मैं चाहूं तो इसको आगे एक नई बीम भी बना सकता हूं, लेकिन अगर मैं यहीं पर टर्मिनेट करना चाहता हूं तो या मैं यहाँ स्पेस बार क्लिक करूंगा या मैं राइट क्लिक कर लूंगा, क्योंकि लेफ्ट क्लिक से मैंने स्टार्ट किया, राइट क्लिक से ये खत्म हो जाएगा। सो मैं लेट से स्पेस बार करता हूं। ठीक है, या एस्केप से भी हो सकता है, हाँ एस्केप से भी हो जाएगा, लेकिन एस्केप से आप इवन उससे भी बाहर निकल जाएंगे जो ड्राइंग ऑप्शन है। सो बेहतर है कि आप राइट क्लिक से इसको टर्मिनेट करें, यानी यहां से एक लेट से बीम ड्रॉ करनी स्टार्ट की, यहाँ पे एंड की, और फिर उसके बाद राइट क्लिक कर दिया, उससे आप ड्राइंग ऑप्शन ड्राइंग के एनवायरमेंट में ही रहेंगे लेकिन वो बीम वहीं पे खत्म हो जाएगी। फिर लेट से मैं यहां से एक नई बीम स्टार्ट करता हूँ, यहां तक लगाता हूँ, फिर राइट क्लिक करता हूं, तो यहां पर ये देखें ये बीम ड्रॉ हो गया ग्रिड लाइन के ऊपर। ज्यादा क्लियर व्यू के लिए अगर आप चाहें दोबारा से मैं ये एरो सेलेक्ट करता हूं, 3D व्यू में जाता हूं
और ये जो ऑप्शन है, ये जो टिक बना हुआ है, ये डिस्प्ले ऑप्शन है। जिस व्यू को क्लिक करके इस पर जाएंगे वो इसी पर एप्लीकेबल हो जाएंगी ऑप्शंस। सो मैं इस व्यू को क्लिक करके डिस्प्ले पे जाता हूं और फिर इसमें एक, वैसे तो आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, इसमें कुछ जो भी डिस्प्ले के अंदर चीजें शो होनी है या नहीं शो होनी, वो सब इसमें चेक या अनचेक हुआ होगा। अगर मैं एक्सट्रूड फ्रेम्स की ऑप्शन को क्लिक करके अप्लाई करता हूं तो जो बीम के एक्चुअल डायमेंशंस हैं वो भी एक्सट्रूड होके नजर आ जाएंगे। ठीक है, एक्सट्रूड शेल्स भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई शेल एलिमेंट यानी 2 डायमेंशनल एलिमेंट हमने अब ड्रॉ नहीं किया। लेट्स से इसी से आगे चलते हैं। ये अब एक क्विक बीम्स को ड्रॉ करने की ऑप्शन है। इस केस में आपको पॉइंट्स पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, बस ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे, उस ग्रिड लाइन पे बीम बन जाएगी। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहां से मैं लेट से कंक्रीट बीम 24/36 पे जाके, बस अब मैंने सिर्फ ग्रिड लाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, इस व्यू को मैं एक्टिव करता हूं और फिर देखें जैसे ही मैं ग्रिड लाइन पे जाता हूं वो हाईलाइट हो जाती है। किसी एक ग्रिड लाइन पे मैंने क्लिक करना है और वहां पे देखें बीम खुद ही लग जाएगी। फिर एक और ऑप्शन ये राइट पर अगर आप देखें तो अभी 1 स्टोरी सिलेक्ट हुआ है बॉटम पे। अगर मैं इसको ऑल स्टोरीज कर दूं या सिमिलर स्टोरीज कर दूं, ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। लेट्स से ऑल स्टोरीज करता हूं। अब ऑल स्टोरीज के साथ जो भी मैं चीज करूंगा वो हर स्टोरी पे वही चीज अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं एक लेट से बीम ड्रॉ करता हूं यहां पे, तो वो ऑल स्टोरीज पर अप्लाई हो जाएगी। जैसे ही देखें मैंने क्लिक किया, ये चारों स्टोरीज पे 4 बीम्स लग गई। अगर मैं सिमिलर स्टोरीज करूंगा तो मैं जो जिस फ्लोर पे जिस स्टोरी पे ये काम कर रहा हूं उसके सिमिलर जितने फ्लोर्स होंगे उन पर ये जो है ये अप्लाई हो जाएगा। तो अभी ये देखें मैंने ये अभी मैं किस पर हूं, z इज इक्वल टू 48 फीट स्टोरी 4 पे। सो स्टोरी 4, जिस जिस स्टोरी को स्टोरी 4 का सिमिलर डिक्लेयर किया गया है, कहां पे, अगर मैं दोबारा एरो पे क्लिक करके राइट क्लिक करके आपको दिखाऊं, ग्रिड लाइंस में अगर आप स्टोरी डेटा में जाते हैं तो यहां पे ये ऑप्शन है स्टोरी 4। बाकी तीनों स्टोरीज जो हैं वो स्टोरी 4 के सिमिलर हैं। देखें स्टोरी 3 में लिखा हुआ है सिमिलर टू में स्टोरी 4, इसी तरह 2 में भी 1 में भी। ये ऑप्शन आप चेंज भी कर सकते हैं, बट जो भी यहाँ पे डेफिनेशन डिक्लेयर होगी और अगर सिमिलर स्टोरीज करके वो चीज करेंगे तो वो बाकी सारी उन स्टोरीज पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी जो आपकी स्टोरी के सिमिलर है। 1 स्टोरी जो है वो डिफॉल्ट में ऑप्शन होती है कि जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ उसी स्टोरी पे हो। अच्छा, अगले पे चले जाएं। ये जो अगली ऑप्शन है जो अभी हाईलाइटेड है, ये क्विक ड्रॉ कॉलम्स की ऑप्शन है, यानी वही कॉलम क्रॉस सेक्शन है, लेकिन अभी ये किस व्यू में काम करेगा, सिर्फ प्लान व्यू में और 3D व्यू में काम करेगा, एलिवेशन में काम नहीं करेगा। और ये क्विक ड्रॉ करेगा कॉलम को, यानी आप किसी एक नुक्ते पे प्लान में क्लिक करेंगे, वहां पर नीचे एक कॉलम ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, सो अभी लेकिन उससे भी पहले हमने सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम वो सेलेक्ट करें कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो कॉलम के केस में लेट से हम अब जो हमने कॉलम डिफाइन करवाया था कंक्रीट कॉलम 30/30 4000 psi, ये सेलेक्ट करते हैं और अब किसी एक नुक्ते पे क्लिक करेंगे, वहां पे क्विकली कॉलम बन जाएगा। ये देखें मैंने यहां क्लिक किया था तो ये कॉलम आ गया। लेट से मैं यहां क्लिक करता हूं तो ये देखें ये कॉलम बन गया। लेट से मैं ऑल स्टोरीज करके ये एज पे एक कॉलम ड्रॉ करता हूं, सारी स्टोरीज पे नीचे तक कॉलम लग जाएगा। ये देखें चारों कॉलम लग गए। इसी तरह यहां पे भी करता हूं, ठीक है, चारों कॉलम लग गए। अच्छा, एक काम और भी हो सकता है कि मैं ये ड्रैग करता हूं, ड्रैग करके अगर मैं इस सारे प्लान व्यू को सिलेक्ट करूंगा तो आप ये देखें कि वो जो डॉटेड कॉलम बने आ रहे हैं हर ग्रिड लाइंस के इंटरसेक्शन पे, अगर मैं ड्रैग करके करूंगा तो ये सारे कॉलम एकदम ड्रॉ हो जाएंगे। और अभी चूंकि ऑल स्टोरी सिलेक्ट हुआ हुआ है तो हर स्टोरी पे ड्रॉ हो जाएंगे। लेट्स से ये देखें, सो हर जगह पे हर क्रॉस सेक्शन के सॉरी हर इंटरसेक्शन पे कॉलम ड्रॉ हो गया। यही काम बीम के लिए भी हो सकता था, यानी मैं ये ऑप्शन जो थी इसको सेलेक्ट करता और मैं ड्रैग करके ये देखें सारी ग्रिड लाइंस पे, और चूंकि ऑल स्टोरी सेलेक्ट हुआ हुआ है तो नीचे तक सारी बीम्स भी लग गई। सो अब ये आपकी मर्जी है कि जो आप जिस भी तरीके से ये ड्राइंग टूल्स इस्तेमाल करें। बाय द वे उससे बाहर निकलने के लिए या एस्केप दबा दें या दोबारा से ये एरो को क्लिक कर दें। सो दोबारा से आप सेलेक्ट मोड में आ गए। सो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से इनको यूज करते हैं इन ऑप्शंस को और अपनी मतलूबा ज्योमेट्री हासिल कर लेते हैं।
अब आ जाए एरिया ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी स्लैब्स लेट से ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए भी ये बीच में भी कुछ ऑप्शंस हैं सेकेंडरी बीम्स के लिए, ब्रेसेस के लिए, लेकिन अभी मैं स्लैब्स के उसमें चला जाता हूँ। ये तीन ऑप्शन जो है ये स्लैब की हैं। पहली ऑप्शन है कि एक एक नुक्ते को क्लिक करके स्लैब लगाएं। दूसरी ऑप्शन है कि बस ड्रैग करें रेक्टेंगल के अंदर, वो पूरी रेक्टेंगल लग जाएगी। तो पहला नुक्ता और आखिरी नुक्ता सेलेक्ट करें, बीच में खुद ही स्लैब लग जाएगी। तीसरा ये है कि किसी एक स्केयर क्रॉस सेक्शन के अंदर या रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर दरमियान में कहीं पे भी क्लिक कर दें, वहां पूरी स्लैब लग जाएगी। लेट से मैं ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं और स्लैब का क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करता हूं, स्लैब 6 इंच, और बीच में किसी एक एरिया में जाके सिर्फ एक सिंगल क्लिक करता हूं, लेफ्ट क्लिक, तो ये देखें स्लैब लग गई। ठीक है, और यहाँ 3D व्यू में भी उस पैनल के अंदर ये ग्रे कलर का एक पैनल आ गया। कहीं पे भी यूं क्लिक करके मैं लगा सकता हूं, और अभी चूंकि ऑल स्टोरी सिलेक्ट हुआ हुआ है तो ये पूरी चारों स्टोरीज में लग जाएगा। ठीक है, अभी लेट से सिर्फ चलें ऑल स्टोरी रखते हैं और ये सारों पे लगा लेते हैं। अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता तो इसमें मुझे सिर्फ एक स्टार्टिंग नुक्ता और फिर ड्रैग करके ये एक एंड का नुक्ता सेलेक्ट करना पड़ता। अगर पहली ऑप्शन सेलेक्ट करता तो मुझे चारों नुक्तों पे बारी बारी क्लिक करना पड़ता, एक पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, फिर ये थर्ड पॉइंट, और ये फोर्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, और फिर उसके बाद राइट क्लिक। यानी जब भी आपने एंड करना है एलिमेंट को ड्रॉ करने के लिए तो राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक से क्लिक होगा और राइट क्लिक से वो एंड हो जाएगा जो भी एलिमेंट ड्रॉ हो रहा है। सो यूं आप सारे पैनल्स को कंप्लीट कर लें। लेट से मैं ये कन्वीनियंट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं और स्लैब 6 इंच का क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करके सारों को स्लैब लगा देता हूं। इस दोबारा से सेलेक्ट कर लें। अब लेट से कि आपके कोई शेयर वॉल भी हैं, रीइंफोर्स कंक्रीट वॉल्स हैं लेट से, तो उसके लिए लेट से आप ये दो तीन ऑप्शन है जो यूज कर सकते हैं। पहली ऑप्शन है कि ड्रॉ वॉल्स। अब ये प्लान व्यू में सिर्फ ऑप्शन काम करेगी क्योंकि ब्रैकेट में देखें प्लान व्यू लिखा आ रहा है, तो मतलब आप टॉप से ड्रॉ करेंगे, जैसे कॉलम नहीं आपने टॉप से क्लिक किए तो वो नीचे तक बनता गया, उसी तरह वॉल भी बन जाएगी टॉप से ड्रॉ करेंगे तो। ऑल स्टोरीज ही रखते हैं ताकि सारी नीचे तक वॉल ड्रॉ हो जाए, और वॉल 8 इंच का क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। और लेट्स से कि एक कोर वॉल है जो हमारे बीम हमारे स्ट्रक्चर के बिल्कुल मिड में है, जैसे कि लिफ्ट कोर होती है ना, जिसके अंदर लिफ्ट मूव करती है अप डाउन, तो वो लेट से रीइंफोर्स कंक्रीट की चारों वॉल्स हैं नीचे तक। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यहां से लेके यहां तक, और फिर राइट क्लिक करूंगा तो ये रेड कलर की देखें वॉल लग गई है, 3D व्यू में भी वो नीचे तक शो हो रही है। एक और वॉल लेट से यहां लगा देते हैं, वो भी लग जाएगी। फिर तीसरी वॉल यहां से यहां लगा देते हैं, और चौथी यहां से यहां पे लगा देते हैं। सो ये चार वॉल्स लेट से आपने लगा दी। ये एग्जैक्टली सही कनेक्ट नहीं हुआ, ये देखें ये इशू है। सो मुझे लेट से अगर मैंने डिलीट करना है तो मैं इस वॉल को सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, सेलेक्ट करने के लिए या डिलीट या कोई भी चीज करनी है तो ये नीचे जो ऑप्शन है ये जरूर आपने देखना है, बिकॉज आपको कई दफा नहीं पता चलता कोई और चीज सेलेक्ट हो जाती है। सो अभी देखिए मैंने इस वॉल पे क्लिक किया लेकिन 5 शेल्स 20 एजेस सेलेक्टेड। पहली तो ये बात कि चूंकि ऑल स्टोरी सेलेक्ट हुआ हुआ है तो ये एक चीज को सेलेक्ट करने का मतलब है इसके नीचे जितनी भी चीजें हैं जो भी वो सिमिलर स्टोरीज में वो भी सेलेक्ट हो जाएंगी। तो पहले तो मैं इसको ऑल स्टोरीज को जो है वो खत्म करता हूं, या इसी को दोबारा से क्लिक करेंगे तो सारे अनचेक हो गए, यहां पर वो ऑप्शन गायब हो गई। अगर आपने एक बटन के जरिए करना है तो यहाँ पर ये क्लियर का है, क्लियर सिलेक्शन का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो सारी जो चीजें सेलेक्ट है वो क्लियर हो जाएंगी। अभी मसला ये है कि हमने ये जो वॉल एक लेग जो गलत लग चुकी हुई है, जो ये वाली वॉल है ये आगे एक्सटेंड होनी चाहिए थी बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट तक। इसको लेट से अगर डिलीट करना है तो इसका जो ग्रिड व्यू बनता है वो लाइन नंबर सी बनती है ये, तो लाइन नंबर सी का एलिवेशन व्यू खोल लेते हैं और इन चारों को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं नेट से। सो मैं इस एलिवेशन व्यू में जाऊंगा, सी सेलेक्ट करूंगा लाइन नंबर सी और अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा। सो ये वो जो सी व्यू है वो ओपन हो गया, यानी सी ग्रिड लाइन वाला। ये वो चार वॉल्स हैं जो गलत लग गई हैं। तो मैं इनको करता हूं वन स्टोरी सेलेक्ट, वन स्टोरी करके इन चारों पैनल्स को सेलेक्ट करके यहां से एडिट में जाके डिलीट कर देता हूं, डिलीट या डिलीट का बटन दबा दें।
और दोबारा से ड्रॉ करने के लिए यहां पे जाएं, वही क्लिक वाली ऑप्शन में जाएं और अब आप ये यूं एक एक क्लिक से कर लें। अब ये दुरुस्त लगी होगी। दोबारा से प्लान व्यू में जाते हैं, फोर्थ स्टोरी में जाते हैं और अब जूम करके, जूम की ये ऑप्शन है, जूम करके देख लेते हैं कि ये, पहले इस एरो को दबाएंगे फिर उसके बाद जूम करेंगे। सो अभी ये सही कनेक्ट हुआ है। सो यूं आपने वॉल्स भी लगा लेनी है। इन वॉल्स के अंदर अगर ओपनिंग्स हैं तो वो ओपनिंग जो है वो ये ओपनिंग ड्रॉ करने का भी एक कमांड है, बट वो अभी फिलहाल छोड़ते हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा भी जो ड्राइंग टूल्स और अवेलेबल है वो भी एक्सप्लोर कीजिएगा। सो ये है हमारा तरीक़ाकार, अगर हमने 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल जो एलिमेंट्स हैं वो ड्रॉ करने हैं। अगर मैं इसको लेट से सारे को ऐसे सिलेक्ट करूं तो ये बेस्ट फिट जूम हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, चलें। सो अभी हमने क्या किया कि हमने बीम, कॉलम, शीयर वॉल और स्लैब्स ड्रॉ कर लिए। अब प्रोग्राम के पास एक्चुअल स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री भी है जो अभी सामने नजर आ रही है। प्रोग्राम के पास उसके बैक एंड पे क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज और फिर क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज के बैक एंड पे मटेरियल प्रॉपर्टीज भी हैं। तो अभी प्रोग्राम के पास इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है स्ट्रक्चर की ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाने के लिए। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पे, वो लाजमी आप करेंगे कुछ भी और करने से पहले, वो है कि बेस कॉलम की ऊपर जो नोड्स हैं उनको आपने रिस्ट्रेंट भी असाइन करनी है, यानी सपोर्ट कंडीशंस भी असाइन करनी है। आइडियलाइज सपोर्ट कंडीशंस यानी पिन, फिक्स्ड, रोलर वगैरह। तो मैं लेट से प्लान व्यू में जाता हूं और सबसे बेस पे चला जाता हूं, बेस पे, ठीक है। अब बेस के ऊपर, सॉरी मैंने चूंकि 3D व्यू को क्लिक करके ये प्लान को किया तो वो वाला बेस पे चला गया। मैं इसको 3D ही कर देता हूं यहां से और इस पे क्लिक करके मैं प्लान व्यू में बेस पे चला जाता हूं। अब जो हमने स्लैब्स लगाई थी, जो कि उनमें ऑल स्टोरी सेलेक्ट करके लगाई थी, तो उसने बेसमेंट पे भी, यानी स्ट्रक्चर के कॉलम्स की जो बेस बनती है उस लेवल पे भी स्लैब्स लगा दी है। अगर मैं इसको 3D व्यू में जाके रोटेट करके आपको दिखाऊं, ये रोटेट का बटन है, तो इसमें देखेंगे ये बेस पे भी स्लैब्स लगा दी हैं इसने। ये नहीं होनी चाहिए, लेट से हमारे केस में ये स्लैब्स नहीं है तो इनको यहां से डिलीट कर देते हैं। प्लान व्यू में अंदर ही जो बेस में ये जो पैनल्स हैं ये डिलीट कर देते हैं। सो अभी देखें 9 शेल सेलेक्ट हुए हुए, उन 9 शेल्स के 36 एजेस हैं और 6 जॉइंट भी सिलेक्ट हुए हैं। सो चूंकि हम सिर्फ डिलीट करेंगे स्लैब्स को, जॉइंट्स को हम नहीं करते, ठीक है। सो या यूं कर लें, पहले क्लियर सिलेक्शन कर लें और फिर एक एक को क्लियरली अलग से कर लें, जॉइंट अब सिलेक्ट नहीं है। हाँ, अब सिर्फ 9 शेल्स हैं और 36 एजेस हैं उन्हीं के, तो इनको डिलीट करना है। सो एडिट में जाके इनको डिलीट करना है। सो वो देखिए बेसमेंट से वो गायब हो गया। अब आप इन ये जितने भी ये नोड्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 16 नोड्स को आपने रिस्ट्रेंट करना है। फिक्स सपोर्ट देनी है या कोई भी और सपोर्ट देनी है। लेट से हमने फिक्स सपोर्ट देनी है, तो उसका तरीका ये है कि आप इन नोड्स को सेलेक्ट करें। तो आप देखेंगे 26 ज्वाइंट सेलेक्टेड। 26 किस तरह, 1 2 3 4, और ये 26 तो नहीं होने चाहिए, ये तो होने चाहिए 16। दोबारा से इसको जरा लेट से क्लियर करते हैं और एक एक करते हैं। ये 8 कंसिडर हो रहे हैं यहाँ पे, क्या वजह है? 8 नहीं होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर असल में ठीक है, ये असल में एक जॉइंट कॉलम का सेंटर पॉइंट ले रहा है और एक शेयर वॉल का एज ले रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक ही पॉइंट होने चाहिए। असल में हमने रैंडमली लगाए हैं, हमें पहले जो है वो देख के लगाने चाहिए थे कि एलिमेंट्स इस तरीके से ओवरलैप ना करें या करीब करीब इस तरह दो अलग अलग ना रहें। बट लेट्स से कि हम अभी क्योंकि देखें जिस फ्लोर के ऊपर आमतौर पे कॉलम अलग से और शेयर वॉल का एज अलग से नहीं होता, एक ही कंक्रीट होती है, एक ही स्टील्स होती हैं जो एंड के ऊपर कॉलम की तरह से डिटेल की जाती है और बीच में शेयर वॉल की तरह से। तो वैसे तो ये पूरा कॉलम और शेयर वॉल का पूरा पैनल मिलके एक ही
एलिमेंट के तौर पे होता है आमतौर पे, लेकिन अभी चूंकि हमने अलग अलग ड्रॉ कर दिया तो वो उसके 2 नोड कंसिडर कर रहा है। इसी तरह इधर के भी 2 कर रहा होगा, हाँ वही 16 इन्हीं से हो गए हैं और बाकी ये 4 सो इन सब को लेट से हमने बॉटम में फिक्स सपोर्ट असाइन करनी है। तो अभी हम यूं करेंगे कि इनको सेलेक्ट करेंगे, यहां देख लेंगे कि ये दुरुस्त सेलेक्टेड है कि नहीं, और फिर असाइन में जाके ज्वाइंट में जाके पहली ऑप्शन है रिस्ट्रेंट्स, इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर वो 6 की 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अब हमारे हाथ में आ गई कि ये कैसे हम इनको फिक्स कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, जो हम प्रॉपर्टी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर मैं इसको फिक्स सपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो 6 की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रेंट हो जाएंगी, इनमें 6 की 6 डायरेक्शंस में कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी। अप्लाई करूंगा तो फिक्स सपोर्ट असाइन हो जाएगी। अगर मैं लेट से ये हिंज सपोर्ट करता हूं तो ट्रांसलेशंस तीनों रिस्ट्रेंट हो जाएंगी, लेकिन रोटेशंस अलाउ होंगी, वो अनचेक हो जाएंगी। अगर मैं रोलर करता हूं तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसलेशन रिस्ट्रेन होगी, हॉरिजॉन्टली भी स्ट्रक्चर मूव कर सकेगा, वो पॉइंट मूव कर सकेगा और रोटेट भी कर सकेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आप क्या असाइनमेंट देना चाहते हैं किसी ज्वाइंट को, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्री है, उस सूरत में ये 6 की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलाउ होंगी। सो अगर आप किसी पॉइंट को फ्री एंड बनाना चाहते हैं उसको फ्री दे दें, फिक्स्ड करेंगे तो आप ये सारी की सारी 6 की 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तीनों ट्रांसलेशन तीनों रोटेशंस फिक्स हो जाएंगी। ये क्लिक करके अप्लाई करते हैं तो अभी ये सिंबल जो है ये चूंकि पहले से भी शो हो रहा था बिकॉज हमने ऑटोमेटिक ऑप्शन लगाई थी, उस सूरत में वो ऑलरेडी आई थिंक फिक्स कर देता है या कोई सपोर्ट कंडीशन दे देता है। अगर ये ऑप्शन ना सेलेक्ट करते, जो क्विक ड्रॉ कॉलम वाली ऑप्शन है, लाइन बाय लाइन खुद ड्रॉ करते तो फिर पहले से ये सपोर्ट्स ना लगी होती, ठीक है, और ये सिंबल अभी अपीयर होता हमारे अप्लाई करने के बाद। बट बहरहाल अभी ये सब बेस के जो नोड्स थे इनको फिक्स सपोर्ट असाइन हो गई है। ओके कर देंगे। अब आई थिंक इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, प्रोग्राम अब के मैट्रिक्स बना सकता है। चूंकि हमने जब मटेरियल डिफाइन किए थे तो मटेरियल डेंसिटी भी दी थी, तो प्रोग्राम डेड लोड वगैरह भी कैलकुलेट कर सकता है। इसी तरह प्रोग्राम जो है वो मैस स्ट्रक्चर का कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। सो के मैट्रिक्स बनाने का जो प्रोसेस था वो हमारी तरफ से अब कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं एफ वेक्टर की, अप्लाइड लोडिंग की बात करते हैं, ठीक है, और जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम एनालिसिस रन कर पाएंगे। अप्लाइड लोडिंग के लिए दोबारा से आप डिफाइन में ही जाएंगे, ठीक है, और कुछ मैं ऑप्शंस को स्किप करता हूं, डायरेक्टली मैं चला जाता हूं। ये देखें यहां पर 3 ऑप्शंस हैं, लोड पैटर्न्स, लोड केसेस और लोड कॉम्बिनेशंस। ये इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपने ये यहाँ पे मेन्यू में शो हो रही हैं, इसी ऑर्डर में ये तीनों ऑप्शंस इस्तेमाल भी होती हैं। ये ऑर्डर आपने हमेशा ज़हन में रखना है। लोड के पहले हम पैटर्न्स बनाते हैं, वो पैटर्न फिर हम केसेस के अंदर कॉल करते हैं और केसेस को फिर आगे कॉम्बिनेशंस में इस्तेमाल करते हैं। लोड कॉम्बिनेशंस डिजाइन के लिए यूज होते हैं, एनालिसिस सिर्फ केसेस के लिए रन होता है, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। लेट से एक मैं लाइव लोड लगाना चाहता हूं अपनी स्लैब के ऊपर, कोई एरिया लोड है, वो वैल्यू मुझे पता है और लेट से मैं वो अप्लाई करना चाहता हूं। तो उसका तरीका होगा कि पहले मैं लाइव लोड का एक पैटर्न बनाऊंगा, फिर मैं उस पैटर्न के अंदर लाइव लोड की वैल्यू असाइन करूंगा, अप्लाई करूंगा, वो यानी जिस जिस स्लैब एलिमेंट को मैंने सेलेक्ट करके वो लाइव लोड देना है वो मैं असाइन करूंगा और वहां पर पैटर्न को लाइव लोड का पैटर्न सेलेक्ट करूंगा। फिर उस पैटर्न को मैं जब केस बनाऊंगा तो उस केस में अप्लाई करूंगा या कॉल करूंगा कि इस केस में लाइव लोड का पैटर्न इस्तेमाल कर लें एज एन अप्लाइड लोडिंग, और फिर मैं उसमें डिफरेंट पैटर्न्स कंबाइन भी कर सकता हूं अगर चाहूं तो। सबसे पहले लेट से मैं इसमें जाता हूं लोड पैटर्न्स में, ठीक है। जब लोड अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा पैटर्न्स पे, और फिर वो पैटर्न्स केसेस में कन्वर्ट करेंगे या केसेस डिफाइन करेंगे, उनमें वो पैटर्न्स कॉल कर लेंगे। सो लोड पैटर्न्स में मैं गया तो पहले से 2 पैटर्न इस फॉर्म में बने हुए हैं, डेड लोड और उसकी टाइप डेड ही है, और सेल्फ वेट मल्टीप्लायर उसका 1 है,
और ऑटो लेटरल लोड यानी अगर अर्थक्वेक लोड या विंड लोड आपने अप्लाई करना है किसी बिल्डिंग कोड से लेके, वो इसमें ऑप्शन हो जाएगी जब टाइप वो वाली सेलेक्ट की जाएगी। लाइव लोड एक दूसरा पैटर्न है जो पहले से बना हुआ है और उसकी टाइप लाइव है और उसका सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 0 है, यानी सेल्फ वेट सिर्फ डेड लोड में के पैटर्न में काउंट किया जाए ऑटोमेटिकली, लाइव लोड के अंदर सेल्फ वेट काउंट ना किया जाए, यानी डेड के लोड के अलावा जितने भी उसके जो होंगे पैटर्न होंगे उनमें सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 0 ही होगा, सिर्फ डेड के अंदर। अगर मैं चाहूं तो इस डेड का नाम भी चेंज कर सकता हूं, मैं इसको कह देता हूं सेल्फ वेट। इसके अंदर सिर्फ सेल्फ वेट ही है और उसको मॉडिफाई लोड को करूंगा तो उसकी टाइप तो डेड ही रहेगी लेकिन उसका नाम चेंज हो जाएगा। इसके अलावा लेट्स से सेल्फ वेट के अलावा डेड लोड के अंदर ही मेरे पास सुपर इम्पोज डेड लोड भी है, लेट्स से फ्लोर रूफ टाइल्स का लोड है और चीजों का लोड है, तो उसके लिए भी एक अलग पैटर्न पहले डिफाइन करेंगे फिर बाद में वो असाइन करेंगे, वैल्यू देंगे। तो मैं ऐड पहले मैं लिखता हूं यहां पे फॉर एग्जांपल जो सुपर इम्पोज डेड लोड है SDL, उसकी टाइप में डेड सेलेक्ट करता हूं, उसका सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 0 करता हूं और ऐड न्यू लोड कर देता हूं। तो सेल्फ वेट और लाइव के अलावा जो एक तीसरा अब आ गया वो सुपर इम्पोज डेड लोड भी आ गया, उसकी टाइप भी डेड ही है। फिर लेट से पार्टीशन वॉल का जो लोड है वो आपने चूंकि एक्सप्लिसिटली पार्टीशन वॉल स्ट्रक्चर के अंदर ड्रॉ नहीं की, मॉडल नहीं की, तो उनका लोड इन बीम्स पे तो आएगा बीच में, तो वो लोड जो यूडीएल की शक्ल में होगा वो भी आप लेट से अप्लाई कर सकते हैं। लेट से मैं कहता हूं पार्टीशन वॉल्स, पार्टीशन वॉल्स, इसकी भी टाइप में डेड ही सेलेक्ट करता हूं, सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 0 रखता हूं और ऐड न्यू लोड कर देता हूं। और इसके अलावा आप अगर टाइप में जाएं तो डेड और लाइव के अलावा बल्कि सुपर डेड भी एक टाइप अवेलेबल है, सो क्यों ना इस SDL की जो टाइप है वो सुपर डेड कर दें और मॉडिफाई कर दें। इसके अलावा देखिए साइज्मिक लोड है, विंड लोड है, स्नो लोड है, कंस्ट्रक्शन लोड, प्री स्ट्रेस लोड और भी कई किस्में हैं, तो जो आपको कैटेगरी मिलती है वो उसको असाइन की जा सकती है। अभी सिर्फ सेल डेड लोड और लाइव लोड की बात करते हैं। सो लेट्स से कि ये ही 4 लोड हैं जो हमने अप्लाई करने हैं फॉर सिंप्लिसिटी अभी के लिए। सेल्फ वेट जो है ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही इसमें जो सेल्फ वेट है उसका मल्टीप्लायर चूंकि 1 है, तो जो भी स्ट्रक्चर का अपना वजन है वो तो इन एलिमेंट्स के ऊपर खुद ब खुद पहले से ही अप्लाई हुआ है। जब आपने ये डिफाइन कर दिया पैटर्न तो ये एक खुद ही जो है वो अप्लाई हो जाएगा। लाइव लोड आपको वैल्यू दे के खुद से अप्लाई करना पड़ेगा एरिया एलिमेंट्स के ऊपर, स्लैब्स के ऊपर, अभी हमने वो दिया नहीं है, अभी सिर्फ डिफाइन किया। सुपर इम्पोज डेड लोड और पार्टीशन का जो लोड है ये भी हमें स्लैब्स के ऊपर और बीम्स के ऊपर खुद से देना पड़ेगा, तो डिफाइन कर लिया पहले, ओके कर दिया। अब हम ये असाइन कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रक्चर पे। लेट से मैंने रूफ के ऊपर कोई लाइव लोड की वैल्यू देनी है जो एरिया लोड है, लेट से 15 पाउंड पर स्क्वायर फीट। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्लान व्यू में जाऊंगा और स्टोरी 4 में जाऊंगा, ओके करूंगा, और स्टोरी 4 के ऊपर जितने भी एरिया एलिमेंट्स है जिनके ऊपर लाइव लोड अप्लाई करना है, जो भी वैल्यू मेरे पास है जो कि जाहिर है बिल्डिंग कोड से आएगी। बिल्डिंग कोड में हर कोड में एक टेबल अवेलेबल होता है जिसमें आपको हर तरह के ऑक्यूपेंसी के लिए, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए लाइव लोड की वैल्यू गिवन होती है, एरिया लोड की। और फिर विद इन वन स्ट्रक्चर भी कॉरिडोर्स के लिए, क्लासरूम्स के लिए, रूम्स के लिए, हॉल के लिए ये नंबर डिफरेंट होते हैं। तो आपने हर कमरे को या हर शेल ऑब्जेक्ट को आपने जो उसका ड्यू लोड की वैल्यू बनती है वो सेलेक्ट कर करके असाइन करना है। अभी सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए मैं कहता हूं कि मेरे इन सारे स्लैब एलिमेंट्स के ऊपर जो एरिया लोड है लाइव लोड वो 15 पाउंड पर स्क्वायर फीट है, तो मैं इन सब के को यूं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और फिर मैं जाऊंगा असाइन, असाइन में जाऊंगा और शेल में जाऊंगा,
सॉरी शेल लोड्स में, शेल लोड्स के अंदर एक यूनिफॉर्म की ऑप्शन है, यूनिफॉर्म लोड यानी जो एरिया लोड है, जो कांस्टेंट लोड है, उसमें जाऊंगा और फिर मैंने पहले नंबर पे सिलेक्ट करना है कि ये लोड किस पैटर्न के अंदर आपने डालना है। तो जो पैटर्न मैंने बनाए हुए हैं उनमें से लाइव का पैटर्न लूंगा और जो यूनिफॉर्म लोडिंग है वो लेट्स से 15 पाउंड पर स्क्वायर फीट और इसकी डायरेक्शन ग्रेविटी की डायरेक्शन है, ठीक है, वो कर दूंगा। ऐड टू एग्जिस्टिंग या रिप्लेस एग्जिस्टिंग, अगर पहले से कोई लोड नहीं है तो ये उसको रिप्लेस कर लेगा, अगर पहले से कोई इस पैटर्न के अंदर लोड है ये उसमें ऐड कर देगा, अगर ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सो जैसे ही मैं इन सबको सेलेक्ट किया तो देखें सबके ऊपर ये 15-15 लिखा आ गया, ठीक है। और अब जाहिर है कि जो भी ई टैब्स में ये होता है कि जो भी कोई चीज आप अप्लाई करते हैं तो जो आखिरी चीज, क्योंकि आप एक ही चीज, एक ही स्ट्रक्चर पे कई चीजें अप्लाई कर रहे हैं बारी बारी, तो जो भी आखिरी चीज आपने अप्लाई की होती है वो इस पर शो हो रही होती है वैल्यूज के साथ। अगर आपने वो खत्म करना है तो यहाँ असाइन में क्लियर डिस्प्ले ऑफ असाइंस की ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो वो जो भी उस पर सिंबल शो हो रहे होंगे वो गायब हो जाएंगे। अब इन स्लैब एलिमेंट्स पे 15 पाउंड पर स्क्वायर फीट का एरिया लोड लग चुका है जो कि लाइव लोड के पैटर्न के अंदर गया है। इसी तरह लेट से मैं सुपर इंपोज डेड लोड भी इन्हीं के ऊपर लगाना चाहता हूं और वो लेट से 5 पाउंड पर स्क्वायर फीट है, तो दोबारा से मैं जाऊंगा, इन्हीं को सेलेक्ट करूंगा, असाइन शेल लोड्स यूनिफॉर्म और फिर मैं कहता हूं कि 5 पाउंड पर स्क्वायर फीट, लेकिन अब जो मैंने पैटर्न सेलेक्ट करना है वो सुपर इंपोज डेड लोड का पैटर्न है और ऐड टू एग्जिस्टिंग करके मैं अप्लाई कर देता हूं, डायरेक्शन ग्रेविटी ही होगी और ओके हो जाएगा। इसको मैं क्लियर डिस्प्ले ऑफ असाइंस कर दिया। अब लेट से मैंने ये जो बीम्स हैं इनके ऊपर पार्टीशन का लोड लगाना है, ठीक है, और जाहिर है ये रूफ की बीम्स के ऊपर आई थिंक नहीं लगेगा, रूफ पर तो कोई पार्टीशन नहीं है। एक लेवल नीचे मैं चला जाता हूं ये डाउन एरो दबा के, सो अब मैं लेवल स्टोरी 3 पे हूं, तो इनकी लेट से के जो बीम्स हैं, जितनी भी बीम्स हैं इस लेवल पे, वो मैंने उन पे यूडीएल अप्लाई करना है और वो मैंने लेट से कि कोई नंबर कैलकुलेट कर लिया है बेस्ड ऑन दी थिकनेस ऑफ पार्टीशन वॉल एंड द डेंसिटी ऑफ देयर मटेरियल, उनसे मैंने एक यूडीएल अप्लाई करना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो मैं वो बीम सेलेक्ट करूंगा सारी, ठीक है, और उसके बाद लेट से कि ये एक पूरी लाइन है जिसमें 3 पार्टीशन वॉल्स हैं, ठीक है। अभी ये देखें ये बीम सेलेक्ट हुए हैं। सो लेकिन ये सब कुछ करते हुए आपने एक तो ये देखना है कि जो चीज आपने सेलेक्ट की है वही यहाँ पे शो हो रही है और ये 1 स्टोरी सिलेक्टेड है, अगर आप वो काम सिर्फ उसी स्टोरी पे कर रहे हैं। जो भी बीम है जिन पे यूडीएल अप्लाई करना है वो सेलेक्ट की, उसके बाद गए असाइन और इसमें फ्रेम लोड्स में आप जाएंगे बिकॉज अब आपने फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है और उसमें भी 3 ऑप्शंस हैं, ये कुछ ऑप्शंस है, पॉइंट लोड लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटेड लगाना है, टेम्परेचर लगाना है, या ओपन स्ट्रक्चर विंड पैरामीटर्स ये भी हैं जो विंड ऑटोमेटिक विंड लोडिंग में इस्तेमाल होता है। सो लेकिन अभी हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड पे क्लिक करेंगे और अब हम जो सिलेक्टेड बीम्स हैं, जो ये 3 बीम्स हमने सेलेक्ट किए हैं, इनके ऊपर हम बताएंगे पहले तो किस लोड में, किस लोड पैटर्न में ये वैल्यू अप्लाई करनी है। सेलेक्ट करेंगे पार्टीशन वॉल्स, फिर उसके बाद फोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं, मोमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, अभी फोर्सेस पे रहेंगे, ग्रेविटी की डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू एग्जिस्टिंग करेंगे और अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप चाहें तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आमतौर पे जो टेम्पलेट अवेलेबल है वो ट्रेपिजॉइडल लोडिंग का है कि 0 से स्टार्ट हुआ, किसी पीक वैल्यू पर गया लोड, वहां पे सस्टेन किया, दोबारा 0 पर आ गया। तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करना है तो फिर या तो एक है कि आप वही नंबर लेट से हमने देना है 0.25 के पर फिट है यूडीएल और वो कांस्टेंट रखना है। अगर कांस्टेंट रखना है तो ये चारों जो है ये, सॉरी ऊपर तो डिस्टेंस है 0, 25% ऑफ द लेंथ, 75% ऑफ द लेंथ और 1, तो या तो आप जो भी लोडिंग का नंबर है लेट से 1 किप पर फिट है तो वो 1 नंबर इन चारों में दे दें, इन चारों में देंगे तो पूरी लेंथ में यही 1 लगा रहेगा। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इनको 0 ही रखें और यहां बॉटम पर एक ऑप्शन है यूनिफॉर्म लोड की, यहां पर ये 1 सेलेक्ट कर दें, तो अब ये यूडीएल पूरा यूनिफॉर्म
लोड लगा देगा 1 किप पर फिट का। अप्लाई कर दें तो ये देखें इनके साथ 111 लिखा आ गया, ओके कर दें। अगर आप 3D व्यू में जाएं और यहां पर डिस्प्ले में जाके लोड असाइंस में जाएं, तो आप देखना चाहते हैं कि जो लोड मैंने लगाया वो उसकी क्या डायरेक्शन थी, दोबारा से आप वो असाइन शो कर सकते हैं। 3D व्यू में जरा वो पार्टीशन का लोड सेलेक्ट करते हैं, लोड असाइंस में फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और फिर इसमें पार्टीशन वॉल सेलेक्ट करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। तो आप ये देखें कि वो जो 4 बीम्स थी उस तरफ, अगर मैं इसको रोटेट करके आपको दिखाऊं, ये देखें ये बैक साइड के ऊपर 1 किप पर फिट का यूडीएल इन बीम्स पे, तीनों बीम्स पे सॉरी अप्लाई हो गया। ठीक है, सो आप यूं लोडिंग को लगा के दोबारा से विजुअलाइज भी करवा सकते हैं। डिस्प्ले लोड असाइंस में जो भी पॉइंट लोड है, फ्रेम लोड है या एरिया लोड है, उसके मुताबिक जो भी पैटर्न है वो सेलेक्ट करें, वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो अभी हमने क्या किया कि लाइव लोड भी कुछ पैनल्स पे लगाया स्लैब्स के ऊपर, फिर हमने सुपर इम्पोज डेड लोड लगाया और फिर कुछ बीम्स पर मैंने आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा के भी दिखाया। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, और वो है पॉइंट लोड अगर लगाना हो तो। लेट से मैंने रूफ के ऊपर इस जॉइंट के ऊपर इस पॉइंट पे पॉइंट लोड लगाना है, तो मैं लेट से उसी फ्लोर पे जाता हूँ, एक लेवल अप चला जाता हूँ, स्टोरी 4 पे चला गया और वो मैंने वो पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये जॉइंट मैंने जो ये बैक साइड पे ये वाला पॉइंट है ये सेलेक्ट कर लिया और अब मैं जाता हूँ असाइन और यहां पर देखें जॉइंट लोड्स है। तो पहले आपने फ्रेम लोड्स देखा था, शेल लोड्स देखा था, अभी जॉइंट लोड्स में जाएंगे और फोर्स पे क्लिक कर देंगे और अब आप 6 की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो यहां पर अवेलेबल है उन डायरेक्शंस में कोई भी लोड्स लगा सकते हैं इस एक पॉइंट पे, और उसको किसी पैटर्न में डाल सकते हैं। तो लेट से ये मैं लगाता हूं इसको लाइव के खाने में लगा लेता हूं, या चलें सुपर इम्पोज डेड लोड पे लगा लेता हूं। और अब मैं एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में फोर्सेस और तीनों डायरेक्शंस के अबाउट जो मोमेंट है कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, वो अप्लाई कर सकता हूं अगर मैं करना चाहूं। अगर लेट से मैं जेड डायरेक्शन में -10 किप लोड लगाता हूं, तो बेसिकली इस नुक्ते के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में -10 अप्लाई हो जाएगा। अगर मैंने अप्लाई किया और ओके कर दिया, सो उस सेलेक्टेड के ऊपर अप्लाई हो गया होगा। अगर मैं 3D व्यू में जाऊं और दोबारा से उसको विजुलाइज करवाना चाहूं, अब मैं जॉइंट में जाऊंगा और जॉइंट में मैं STL पे अप्लाई कर दूंगा फोर्सेस। अभी आई थिंक वो अप्लाई नहीं हुआ सही, आई थिंक क्लिक नहीं हुआ था, दोबारा से मुझे करने दें असाइन जॉइंट लोड फोर्सेस और -10 के सुपर इम्पोज डेड में ऐड टू एग्जिस्टिंग करके मुझे लेट से मैं अप्लाई कर देता हूं Z डायरेक्शन में -10 सुपर इम्पोज डेड। अच्छा, अब जरा 3D व्यू में जाएंगे और दोबारा से उसको विजुलाइज करवाने की कोशिश करते हैं। लोड असाइंस ज्वाइंट सुपर इम्पोज डेड फोर्सेस और अप्लाई। इसमें अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा फॉर सम रीजन, लेट मी रोटेट इट, क्योंकि ये वाला अगर व्यू सेलेक्टेड, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया था तो वो उन्हीं बीम्स के ऊपर बनना चाहिए था। सो लेट मी इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं व्यू को, और अब इसको यहां से, हाँ अब ये देखें मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें 10 किप और दो दफा असल में अप्लाई हो गया, मैंने पहली दफा समझा कि अप्लाई नहीं हुआ, तो 20 किप शो हो रहा है। ठीक है, दो दफा 10 अप्लाई कर दिया और माइनस की वजह से ये डाउनवर्ड है। यही अगर मैं इसको एक्स में अप्लाई करता तो इस डायरेक्शन में लेटरल फोर्स लग जाती, मोमेंट लग सकता था। तो इस पॉइंट पे 6 की 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में आप कोई भी फोर्स लगा सकते हैं या मोमेंट लगा सकते हैं। तो विच मीन्स कि अब आप पॉइंट लोड, एरिया लोड और फ्रेम लोड यानी लेंथ के अलोंग जो लोड होता है यूडीएल, ये तीनों किस्म के लोड अप्लाई कर सकते हैं आप अपने स्ट्रक्चर पे। तो ये जब वैल्यूज आपने दे दी हर एलिमेंट पे जहां जहां बनती है, रिस्ट्रेंट्स अप्लाई कर दी, ज्योमेट्री कंप्लीट कर ली, तो अब स्ट्रक्चर को आपने के मैट्रिक्स भी बना दी, दे दिया इनपुट सारी, और एफ वेक्टर के लिए भी इनपुट्स दे दी। लेकिन अभी ये मैं सिर्फ स्टैटिक एनालिसिस की बात कर रहा हूं, ठीक है।
लेकिन देखिए अभी बल्कि एक चीज और भी है अहम, वो डिफाइन में ही जाएंगे। अभी देखिए हमने पैटर्न्स के अंदर लोडिंग वैल्यूज असाइन की हैं, अभी केसेस भी आपने बनाने हैं, पैटर्न्स के बाद केसेस बनाने हैं। लेकिन जो हमने पैटर्न्स बनाए होंगे उनकी ऑटोमेटिकली केसेस प्रोग्राम पहले से ही बना देगा। यानी जो पैटर्न्स हमने 4 बनाए थे, 2 पहले से बने हुए थे और 2 को हमने बाद में ऐड किया, उनके 4 केसेस प्रोग्राम ने पहले ही बना दिए। और अगर हम चाहें तो नए केसेस बना सकते हैं जिनमें इन पैटर्न्स को ऐड वगैरह कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। और अगर चाहें तो इन चारों पैटर्न्स को अलग अलग इन 4 केसेस की शक्ल में रन कर सकते हैं। सो अगर मैं लेट्स से इस डेड का जो केस पहले से ही बन गया है इसको मॉडिफाई करूं, तो देखें इसमें पहले तो मैंने सेलेक्ट करना है कि इसका नाम, फिर ये लोड केस की टाइप क्या है। एनालिसिस की कई टाइप्स हैं, हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो सिंपल लीनियर स्टैटिक एनालिसिस है, अभी डायनामिक एनालिसिस की बात नहीं कर रहे। बाकी चीजों को भी फिलहाल छोड़ दें, वो एडवांस्ड है, वो बाद में देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो लोड अप्लाई हो रहे हैं इस केस के अंदर जिसके लिए अभी एनालिसिस रन होगा, तो लोड पैटर्न यहां पे देखें, आप पहले 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या लोड पैटर्न या एक्सेलरेशन। अगर अर्थक्वेक एनालिसिस करेंगे डायनामिक एनालिसिस तो एक्सेलरेशन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ लोड अप्लाई कर रहे हैं, जो डेड है, लाइव है, सुपर इम्पोज्ड है, यूटीएल है, बाकी चीजें हैं। तो लोड पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, और पैटर्न जो 4 पैटर्न थे हमारे उनमें से जो हमने जो भी अप्लाई करना है, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट में हमने कोई अपनी वैल्यू नहीं दी हुई, सिर्फ स्ट्रक्चर का अपना वेट है, उसका मॉडिफायर 1 है। स्केल फैक्टर, अगर लोड को आप बढ़ाना या कम करना चाहते हैं किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ स्केल फैक्टर दे दें। अगर चाहते हैं कि सेल्फ वेट भी अप्लाई हो और एट द सेम टाइम बाकी सारे लोड भी अप्लाई हो जाए, तो यहाँ ऐड किया जा सकता है, कोई और पैटर्न सेलेक्ट कर लें सेल्फ के साथ पार्टीशन। ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों लोड इकट्ठे अप्लाई होकर स्ट्रक्चर का इकट्ठा रिस्पॉन्स मिले, तो दोनों को इधर ऐड कर लें। अगर चाहते हैं सिर्फ सेल्फ वेट का अलग मिले, पार्टीशन का अलग मिले, लाइव का अलग मिले, तो इनके अलग अलग केस बना लें। ठीक है। सो लेट से अभी हम एक नया केस बनाते हैं जिनमें इसमें चारों को ऐड कर देते हैं कि, और उसका नाम रखते हैं टोटल ग्रेविटी लोड। सो ऐड न्यू केस, मैं इसका नाम रखता हूं ग्रेविटी लोड, इसका लीनियर स्टैटिक ही रखते हैं, और इसमें एक पी डेल्टा की ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी होती है, और वो अभी मैं अलग से डिफाइन में बताऊंगा, इसके बाद वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैं इसमें ये 4 ऐड कर देता हूँ चीजें। एक दफा सेल्फ वेट इसका पैटर्न रख लेता हूँ, फिर मैं रख लेता हूँ लाइव लोड, फिर रख लेता हूँ सुपर इम्पोज डेड, और चौथा रख लेता हूँ पार्टीशन वॉल्स। सुपर इम्पोज डेड और चौथा ये है पार्टीशन वॉल्स। तो चारों मैंने एक तरह के चारों पैटर्न्स इकट्ठे लगा दिए, और उस कंबाइंड नाम रख दिया ग्रेविटी लोड, और ओके कर दिया। सो अब ये नया एक लोड केस रन हो गया ग्रेविटी। अब मैं चाहूं तो ये 5 केसेस रन कर सकता हूं, और पांचों के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट, शियर, बेंडिंग मोमेंट, हर चीज देख सकता हूं। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि ग्रेविटी के अंदर मैंने सारे लोड्स कंबाइन किए हुए हैं। सो यूं आपने केसेस बना लेने हैं, एनालिसिस केसेस के लिए रन होगा, बाद में इन केसेस के रिजल्ट्स डिफरेंट प्रोपोर्शंस में कंबाइन होके डिजाइन के लिए रन होंगे। वो जो कंबाइन करेंगे वो लोड कॉम्बिनेशंस में कंबाइन करेंगे उनको। सो अभी मैं यहां ओके करता हूं, और उसके बाद मैं जाता हूं डिफाइन और लोड कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, यानी पैटर्न्स अब डिफाइन किए, लोड अप्लाई किए, उनको पैटर्न्स में अप्लाई किया, पैटर्न्स को लोड केसेस में कॉल किया, एनालिसिस केसेस के लिए रन होगा, और बाद में जो रिजल्ट्स आएंगे अलग अलग केसेस के, वो रिजल्ट्स कॉम्बिनेशंस में कंबाइन होंगे। तो अगेन आई रिपीट के लोड कॉम्बिनेशंस के लिए एनालिसिस रन नहीं होता। लेट्स से मैं कहता हूं 1.2 डेड प्लस 1.6 लाइव, ये डिजाइन के लिए रिजल्ट्स को कंबाइन करने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये लोड्स को कंबाइन करने का फॉर्मूला नहीं है। यानी डेड लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आया किसी बीम में, उसको 1.2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो लाइव लोड की वजह से आया उसको 1.6 से किया, और इन दोनों बेंडिंग मोमेंट्स को जमा किया। इस कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट पे आपने रन करना है एनालिसिस, सॉरी डिजाइन करना है। तो प्रोग्राम एग्जैक्टली ये करता है कि केसेस के लिए एनालिसिस रन करता है,
और कॉम्बिनेशंस में असल में जो जो फैक्टर आप देंगे उनसे रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करके कंबाइन करके आंसर दे देगा। वो भी आपने कॉम्बिनेशंस यहाँ डिफाइन करने हैं। तो लोड कॉम्बिनेशंस पे क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू कॉम्बो, यहाँ पर आप डिफरेंट लोड्स को यानी केसेस को फैक्टर्स दे के कंबाइन कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि जो मेरा लेट से डेड लोड था ये 1.2 से मल्टीप्लाई हो, ऐड हो कर दें इसमें, फिर लाइव लोड को कर दें 1.6 से। और चूंकि डेड के अलावा मेरे पास डेड ही की कैटेगरी में सुपर इम्पोज डेड है, तो इसको भी 1.2 से करके ऐड होना चाहिए इसी कॉम्बिनेशन में। और पार्टीशन वॉल भी चूंकि डेड लोड की कैटेगरी में आती है तो इनको भी 1.2 से होना चाहिए। ठीक है, सो ये मैंने एक तरह के कंबाइन कर दिए और इसमें लीनियर ऐड आपने कॉम्बिनेशन टाइप सिलेक्ट करना है, सीधा सीधा ऐड कर दो। तो ये जो मैंने, अब मैं इसका इस कॉम्बिनेशन का कोई नाम रख देता हूं 1.2 डेड प्लस 1.6 लाइन, ओके कर देंगे। तो देखें एक ये कॉम्बिनेशन डिफाइन हो गया। प्रोग्राम को पता लग गया कि जब मैंने डेड और लाइव के लिए अलग अलग केस को रन करके रिजल्ट्स निकालने हैं तो बाद में मैंने इस फार्मूला में कंबाइंड रिजल्ट भी देने हैं यूजर को, ताकि वो डिजाइन में इस्तेमाल कर सके। और यूं आप चाहें तो जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना लें डिपेंडिंग अपॉन योर बिल्डिंग कोड जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से ये 10, 15, 20 जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बना लें। इनमें आगे बाद में अगर साइज्मिक एनालिसिस करेंगे तो साइज्मिक के भी अलग अलग कॉम्बिनेशन है, फिर विंड लोडिंग के अलग कॉम्बिनेशन है कि वो लाइव और डेड के साथ कैसे कंबाइन होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन बेसिक ऑप्शन ये है, डिफाइन लोड कॉम्बिनेशंस। फिर एक पी डेल्टा का बीच में जिक्र आया था, वो जल्दी से सुन लें, और फिर एक मैं मैस सोर्स का जिक्र करूंगा। पी डेल्टा ये है कि जो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स हैं पी डेल्टा इफेक्ट की वजह से, वो एनालिसिस में काउंट करने हैं आपने या नहीं करने। डिफॉल्ट में ये नन सेलेक्ट हुआ है, बट दो अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। पहली ऑप्शन नॉन आइट्रेटिव है, बेस्ड ऑन मैस, यानी स्ट्रक्चर का जो भी मैस है वो उससे सेकेंडरी मोमेंट्स पी डेल्टा इफेक्ट काउंट हो जाएगा खुद ही एनालिसिस में। आइट्रेटिव बेस्ड ऑन लोड्स अगर करेंगे तो फिर आपको डेड लोड के सारे पैटर्न सेलेक्ट करने पड़ेंगे, यानी जो अप्लाइड एक्सियल लोड है पी की जो वैल्यू है पी डेल्टा में, वो किन किन लोड केसेस से या पैटर्न से आ रही है वो आपको बताना पड़ेगा। तो जितने भी जो डेड के पैटर्न आपने बनाए हुए हैं वो सारे यहाँ ऐड करने पड़ेंगे विद देयर स्केल फैक्टर। ठीक है, और आप कई दफा डिफरेंट बिल्डिंग कोड ये भी कहते हैं कि लाइव लोड का भी 25% आप सेकंड ऑर्डर मोमेंट्स कैलकुलेट करने में इस्तेमाल करें। उस सूरत में लाइव का पैटर्न भी सिलेक्ट कर लें और 0.25 के साथ स्केल फैक्टर करके ऐड कर लें। सो अगर आप ये करेंगे तो अब आपका पी डेल्टा इफेक्ट भी डिटेल के साथ, फुल डिटेल के साथ काउंट हो जाएगा। और जो आपने केसेस बनाए हुए हैं लोड केसेस, उनमें जाके मॉडिफाई अगर करें तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर वो जो पी डेल्टा की ऑप्शन है जो आपने अभी सेलेक्ट की हुई है वो खुद ही यहाँ पे आ गई है। पहले यहाँ पे नन था, लेकिन अब जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट की है वो आ गई है। लास्ट चीज जो आपको अभी मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये मैथ सोर्स है। इस ऑप्शन में आप प्रोग्राम को ये बताते हैं कि जो मैथ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है उसकी वैल्यूज कहाँ से आएंगी प्रोग्राम के पास। सो एक मैथ सोर्स पहले से बना होता है बाय डिफॉल्ट, उसी को मॉडिफाई करते हैं। ये वो फॉर्म है जिसमें आपने प्रोग्राम को बताना है कि मैसेज की वैल्यू कहाँ से लेनी है। इसमें दो मेन ऑप्शन सिर्फ बता देता हूँ, बाकी तो ये बड़ा डिटेल है। वो ये कि अगर आप एलिमेंट सेल्फ मैथ्स और एडिशनल मैथ्स को चेक करेंगे तो प्रोग्राम सिर्फ स्ट्रक्चर का जो अपना सेल्फ मैथ्स है, जो उसके एलिमेंट्स की ज्योमेट्री वगैरह और मटेरियल डेंसिटी से कैलकुलेट हो रहा है, उससे मैथ्स मैट्रिक्स बना देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई लोड ऐसे हैं जो असल में बाद में स्ट्रक्चर के मैथ्स में काउंट होंगे परमानेंट मैथ्स के अंदर, जैसे सुपर इम्पोज डेड लोड है, अब ये आपने एक्सप्लिसिटली मॉडल तो नहीं किया, फ्लोर टाइल्स हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन वो स्ट्रक्चर के मैथ्स में शामिल है। उस सूरत में आप चाहें तो ये तीसरी ऑप्शन जो स्पेसिफाइड लोड पैटर्न्स है ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उस सूरत में फिर आपको ये ऑप्शन लाइव हो जाएगी कि पैटर्न भी आपने बताने हैं कि किन लोड्स को मैथ्स में कन्वर्ट करके मैथ्स के तौर पे कंसिडर किया जाए। लेट्स से मैं कहता हूं कि पार्टीशन वॉल्स जो हैं वो भी
वो भी चूंकि असल में तो स्ट्रक्चर के मास में कंट्रीब्यूट करेंगी, लेकिन मॉडल के अंदर कोई नहीं है, तो लिहाजा आप उनका जो लोड लगाया गया उसको मास में कन्वर्ट करके कंसिडर कर लें, तो उसका मल्टीप्लायर 1 कर दें, सुपर इम्पोज डेड लोड को भी ऐड कर दें। और एक चीज और है, अगर आप यहाँ पे ये सेल्फ वेट ऐड कर देंगे ना यहाँ पे, तो फिर आपको ये एलिमेंट सेल्फ मास को अनचेक करना चाहिए, वरना ये डबल काउंट हो जाएगा। एलिमेंट सेल्फ मास भी काउंट हो जाएगा और सेल्फ वेट भी वही चीज है, वो भी काउंट हो जाएगा। तो यूं करते हैं कि सिर्फ ये स्पेसिफाइड लोड पैटर्न्स रखते हैं और जितने भी डेड के अंदर लोड पैटर्न्स थे वो सेलेक्ट कर लेते हैं विद 1 एज देयर मल्टीप्लायर। कुछ कोड ये भी कहते हैं कि आप लाइव लोड का भी 25% स्ट्रक्चरल मास के अंदर कंसिडर करें, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सो इन मिनिमम ऑप्शंस के साथ बस यहीं पे आपको ओके करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये अब ये मॉडिफाई हो गया मैथ सोर्स। अब स्ट्रक्चर के पास मैथ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो सोर्स वैल्यूज हैं वो इन लोड्स से आएंगी, वो इन लोड्स को मैथ्स में कन्वर्ट करेगा। सो अभी यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन यहीं पे एंड करते हैं। अभी हम आई थिंक इस काबिल हैं कि एक लीनियर स्टैटिक एनालिसिस रन कर सकें, यानी लाइव लोड, डेड लोड, सुपर इम्पोज डेड लोड और पार्टीशन लोड के लिए एनालिसिस रन करें। और एक हमने केस 5वां भी बनाया हुआ है ग्रेविटी के नाम से, जिसमें ये सारे चारों लोड्स ऐड किए हुए हैं, इकट्ठे अप्लाई होंगे। सो एनालिसिस कल रन करेंगे और फिर रिजल्ट्स भी कल ही देखेंगे कि किस किस किस्म के रिजल्ट्स हम रन होने के बाद देख सकते हैं। सो अभी इस डिमॉन्स्ट्रेशन को यहीं पे एंड करते हैं।